का जो करियर एज प्रेसिडेंट समाप्त हुआ तो व्लादिमीर पुतिन को अपॉइंट किया। मोस्ट लाइकली कैलकुलेशन ये था कि व्लादिमीर पुतिन भी एक अच्छा क्या बोलते हैं ओबीडियंट प्रेसिडेंट रहेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। मतलब यूएस गेम चलाते थे रशिया में और उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक है, इसको आने दो, पर ये एक्चुअली एक स्पाई था। वो जानते थे वो स्पाई था, लेकिन उनका शायद कैलकुलेशन रॉन्ग था कि ये हमारी बातें मानेगा। और जो हम कह रहे वो आई थिंक अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था बाय द लेट 1990s कि रूस हार गया है, सब हार गए, वी आर नाउ द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें कुछ नहीं हो सकता। बिल क्लिंटन मजे ले रहे थे। हाँ, बिल क्लिंटन जी, हाँ, एक फोटो में वो नहीं है, लेकिन ओके, मतलब अकेली बिल क्लिंटन की फोटो है, बट असल में 2 लोग हैं। 2 people दिस पिक्चर। पॉपुलर इमेज ये है पिरामिड्स का कि ये जो इजिप्ट के महाराजा थे, फारोज, उनके टूम्स थे ये, ऐसा सब मानते हैं। लेकिन सत्य ये है कि किसी भी पिरामिड में आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है। जितने भी फारोज के जो मम्मीज मिले हैं हमें, वो अलग जगह पे मिले हमें, नॉट इन द पिरामिड्स। किसी भी पिरामिड में आज तक एक भी मम्मी नहीं मिला है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर उनका पर्पस क्या था। सबसे शॉर्ट इंट्रो होगी क्योंकि यह है पार्ट 2 ऑफ आवर हिस्ट्री स्पेशल चावड़ा सर के साथ। चावड़ा सर की खुद की एक कल्ट फॉलोइंग है। आज के एपिसोड का थीम है वॉर, यानी कि युद्ध। बहुत सारे बाकी थीम्स भी हैं, पर वो आपको डिस्कवर करने होंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। ये एक एसी के साथ स्पेशल है, एंजॉय कीजिए। बस रणवीर की बोलती बंद। चावड़ा सर, फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो? बढ़िया, बहुत अच्छे। लास्ट टाइम हमने इस बुक को ब्रेक डाउन किया था, सेपियंस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया था, और बहुत ही सडनली हमने पॉडकास्ट को स्टॉप कर दिया। आपके अकॉर्डिंग क्यों स्टॉप किया था उस पॉइंट पर? आई थिंक जैसे स्टोरीज में एपिसोड्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, वैसे आई थिंक एक चैप्टर शायद उस समय खत्म हो गया था। सो वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन हियर। जी, ये पॉडकास्टिंग का नया फॉर्मेट है, फ्री फ्लोइंग। मतलब हम लीनियर वे में नहीं आगे बढ़ते, कुछ भी कभी भी बात कर लेते विद द इंटेंशन ऑफ टीचिंग पीपल। आई फील कि आज के पॉडकास्ट की थीम है ह्यूमन नेचर, यानी कि एक इंसान के दिमाग के अंदर का दिमाग। ह्यूमन नेचर की असलियत क्या होती है आपके अकॉर्डिंग, एज अ हिस्टोरियन, एज अ जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड एज अ साइंटिस्ट? आप बोलो। ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारा एक प्रिमिटिव ब्रेन होता है, रेप्टिलियन ब्रेन होता है, जो हमारे इम्पल्सेस और डिज़ायर्स को और बायोलॉजी को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर बहुत सारे और लेयर्स आ गए हैं ओवर टाइम एवोल्यूशन के कारण से। तो उस एवोल्यूशन के कारण से कुछ और डिज़ायर्स, कुछ और नीड्स हमारे फुलफिल हुए और कुछ और कम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो गई ह्यूमन नेचर में। तो ह्यूमन नेचर एट द बेसिक बहुत प्रिमिटिव है, लेकिन हम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं ओवर टाइम। सो या इट्स अ कम्प्लेक्स थिंग। बहुत सारा इंटरप्ले होता है अलग अलग चीज़ों का, कन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स, कन्फ्लिक्टिंग नीड्स, कन्फ्लिक्टिंग वांट्स एंड विशेज़। आई थिंक ओवरऑल ह्यूमन नेचर का क्या है कि वी वांट प्लेजर। ये एक प्रिमिटिव चीज़ है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड भी चीज़ है। अगर उसको आप सही डायरेक्शन में लेके जाओ तो हमें प्लेजर चाहिए, हमें फुलफिलमेंट चाहिए, हमें पीस चाहिए, और कुछ हद तक हमें पावर भी चाहिए, हमें कंट्रोल भी चाहिए। सो इट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, और इन चीज़ों के इंटरप्ले से पूरा ह्यूमन हिस्ट्री बना है। क्योंकि कुछ लोग जो पावरफुल बन जाते हैं, उनका जो वांट्स है, नीड्स है, डिज़ायर्स है, वो एम्पलीफाई हो जाता है, एंड दे कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। वो पूरे विश्व के प्रोसीडिंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर वो पावरफुल है तो इसके कारण से टिपिकली हिस्ट्री का पर इफेक्ट होता है। और अगर आप इतिहास को स्टडी करेंगे तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये ग्रेट मैन का हिस्ट्री है। सो वन ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति आता है और कुछ करता है, उससे पूरे इतिहास का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, और ये बार बार होता रहा है, एंड दैट इज हाउ ह्यूमन प्रोग्रेस एसेंशियली हैपेंड। ये एक पर्सपेक्टिव है टू लुक एट ह्यूमन हिस्ट्री। ऐसे कुछ इंसानों को नेम कर सकते हो? श्री राम, श्री कृष्ण, नबूखुद्राचर जो बेबीलोन के थे, साइरस द ग्रेट, दरायस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रीक, चिंगिस खान,
छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मिस्टर गांधी, मिस्टर नेहरू एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जोसेफ स्टालिन है, माओ त्से-तुंग है, यूएस के कई प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए टू चेंज ह्यूमन हिस्ट्री। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बहुत बुरे लोग भी हैं जिनको हम ये टिपिकली हिस्ट्री इन सब लोगों से चेंज होती है। ओके, एंशिएंट टाइम्स में जाकर हम नेम करते हैं, कुछ बुरे लोगों को नेम करो, एंशिएंट टाइम्स के बुरे लोगों को। एंशिएंट टाइम्स के बुरे लोग, एक तो मुझे याद आता है तिमुर द लेम, तिमुर लंग जिसे कहते हैं। उसने बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए, मैसेकर्स किए, और उसका मोटिवेटिंग फैक्टर था रिलीजन एंड कंक्वेस्ट। उसका दैट वाज हिज मोरालिटी। हर एक कॉन्करर का कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल चिंगिस खान रिटालिएशन में फाइट करता था, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े रिटालिएशन किए। रिटालिएशन में फाइट मतलब उसने कभी किसी युद्ध का, किसी वॉर का, किसी मिलिट्री कैंपेन का उसने इनिशिएशन नहीं किया। उसने एज अ रिस्पॉन्स वॉर किया। मतलब किसी ने उसको उंगली करी, किसने उंगली की, उसने रिस्पॉन्ड किया। हाँ, फॉर एग्जांपल जब उसने मंगोलिया को यूनिफाई किया चिंगिस खान ने, उसके बाद वो आजू बाजू के लोग के राष्ट्रों से या फिर एम्पायर से ट्रेड करना चाहता था। तो उसने एक ट्रेड डेलीगेशन भेजा सेंट्रल एशिया में, ख्वाराज़्म एम्पायर में। वो एक टर्किक एम्पायर था, तो तुर्कों वाला एम्पायर था जो ईरान पर और सेंट्रल एशिया पर राज करता था। तो चिंगिस खान ने एक बड़ा एम्बेसी भेजा, बहुत सारे मर्चेंट्स भेजे और उसमें कुछ एम्बेसडर्स भी थे टू द शाह ऑफ ख्वाराज़्म। तो शाह ने बोला कि ये कौन लोग है भाई, ये कौन है, ये मंगोल, मार दो सबको। और सब कुछ उनको मार दिया, एम्बेसडर्स को, और सारा सामान जो था वो ले लिया। तो चिंगिस खान ने फिर से 3 एम्बेसडर्स भेजे कि भाई आप जिसने भी ये किया वो हमारे हवाले कर दो, एंड वी विल गो बैक टू नॉर्मल। तो उनमें से एक को मार दिया और दूसरे लोग को शेव कर दिया एज अ ह्यूमिलिएशन। फिर चिंगिस खान ने कहा कि भाई मैंने आपको 2 अपॉर्चुनिटीज दी है, आपने फिर भी ये किया, अब नाउ वी हैव टू गो टू वॉर। फिर उसने तो रिटालिएशन में उसने ख्वाराज़्म पर इन्वेजन किया और पूरा साफ कर दिया ख्वाराज़्म को। एंड वाइल कमिंग बैक, जो जलालुद्दीन था, जो शाह ऑफ ख्वाराज़्म का जो पुत्र था जलालुद्दीन, वो आते आते भारत में आ गया। तो चिंगिस खान उसका पीछा पर करते करते भारत तक पहुंच गया था और सिंधु नदी के वेस्टर्न क्या बोलते हैं शोर पर वो खड़ा था, और जलालुद्दीन का पूरा उसने आर्मी डिस्ट्रॉय कर दिया। जलालुद्दीन ने छलांग मार के सिंधु नदी में वो जा गिरा, उसने क्रॉस कर दिया एंड ही वेंट इनटू इंडिया। और वहाँ से चिंगिस खान ने बोला अब मुझे और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू इन्वेड इंडिया, जो उस समय पूरे विश्व का एटलीस्ट 1/3 GDP इंडिया में था। इंडिया वॉज फैबुलसली रिच, बहुत ही, भारत को बोलते ना सोने की चिड़िया थी। उस समय भारत तुर्कों के राज के नीचे दबा हुआ था। उस समय जो दिल्ली सुल्तानेट का जो एम्परर था, किंग था, उसका नाम था अल्तमश, उसे जैसे उर्दू में कहते हैं। तो अल्तमश ने बहुत वाइजली कोई एक्शन नहीं लिया, डिस्पाइट चिंगिस खान भारत में आ चुका था। और फिर चिंगिस खान ने डिसाइड किया कि मैं भारत में इन्वेजन नहीं करूंगा। उसके पास पूरा अपॉर्चुनिटी था, पूरा मैन पावर था, सब कुछ था, लेकिन वो वापस चला गया मंगोलिया, क्योंकि उसको वहाँ पर भी कुछ काम था। वहाँ पर एक और उसने जो चाइना में कैंपेन किया था उसमें वापस बगावत हो गई थी। सो ही हैड टू गो देयर, बट उसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू कॉन्कर इंडिया, उसने वो छोड़ दिया। सो मोटिवेशन की बात है, व्हाट वाज हिज मोटिवेटिंग फैक्टर। वो वॉर क्यों करता था, वो युद्ध क्यों करता था? नॉट फॉर प्लंडर, वो पैसे के पीछे नहीं था, वो टेरिटरी के पीछे नहीं था, वो पावर के पीछे नहीं था, वो जस्टिस के पीछे था। किसी ने उसको इनजस्टिस किया है तो उसको वो न्याय देना चाहता था। तो दैट वाज हिज मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा। चिंगिस खान का ये पैटर्न है, बदला लेना था उसको। ओके, इतने ज्यादा युद्ध जीते कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। अच्छा ठीक है, स्ट्रैटेजी तो उसका है कि भाई मुझे यहाँ जाना है और मैं इस तरह मैं तिब्बत के थ्रू जाऊँगा, काराखिताई के रीजन से जाऊँगा, और मैं ये सब अलग अलग टैक्टिक्स का उपयोग करूँगा। चिंगिस खान, देखिए अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो उसमें एक नया स्ट्रैटेजी बहुत फेमस हो गया, जो जर्मन स्ट्रैटेजी था, नाज़ी स्ट्रैटेजी, जिसको कहते हैं ब्लिट्जक्रीग, लाइटनिंग वॉरफेयर। ब्लिट्जक्रीग में क्या होता है कि आप अपना सारा जो एनर्जी है
उसको एक पॉइंट पर फोकस करोगे लाइक अ लेजर बीम, और यू विल पंच अ होल थ्रू द एनिमी डिफेंस, और वहां से आप चले जाओगे, आप बाकी एनिमी जो पूरा लाइन है उसको छोड़ दोगे, डजंट मैटर, अब घुस जाओ अंदर एंड इतना फास्ट चलो कि सब पीछे पीछे रह जाए। नेपोलियन भी कुछ कुछ ऐसा करते थे, उनका ये कहावत था, वितेस वितेस तुजुक वितेस, मीन्स ऑलवेज स्पीड स्पीड स्पीड। तो सिमिलरली नाज़ी स्ट्रैटेजी, ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी जो था वो ये था कि फोकस ऑल योर एनर्जी इन वन पॉइंट, उसमें उसको तोड़ दो, फिर घुस जाओ और बहुत स्पीड से आगे जाओ। सो दैट इज द ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी। ये इसका ओरिजिन चिंगिस खान के है। ब्लिट्जक्रिग इज नथिंग बट अ कंटिन्यूएशन और रिवाइवल ऑफ मंगोल कैवलरी टैक्टिक्स। तो मंगोल टैक्टिक्स क्या थे? उनका सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था स्पीड। बहुत हाई स्पीड उनका डिप्लॉयमेंट होता था, क्योंकि उनके पास मंगोलियन पोनीज थे। हॉर्स नहीं है वो, पोनी है, थोड़ा सा छोटा है, छोटा एनिमल है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग एनिमल है, बहुत उसका स्टैमिना है और बहुत फास्ट उसको डिप्लॉय किया जा सकता है उससे। आज भी अगर आप मंगोलिया में जाओगे तो बहुत सारे हॉर्स हर्डर्स होते हैं। यस, यानी कि घोड़ों का ख्याल रखते हैं, घोड़ों को खाते भी है। हाँ, मतलब घोड़े उनके लाइफ के एक बहुत सेंट्रल पार्ट होता है। हॉर्स एंड शीप, दो चीजें। ओके। और जो मंगोलियन पोनी है उसका एक बहुत क्लोज रिलेटिव है भारत में, मणिपुरी पोनी, वो भी ऐसा दिखता है। ओके, सो ये बहुत ही एक अजाइल और वर्सेटाइल एनिमल है, और उनका पूरा जो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स था सब कुछ उस पोनी के ऊपर था। तो दे यूज्ड टू कम वेरी फास्ट, बहुत हाई स्पीड से वो आते थे और गेरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करते थे। उनका आर्चरी बहुत शानदार था। हर एक मंगोलियन सोल्जर एक अच्छा आर्चर था, अच्छा नहीं, एक्सेप्शनल आर्चर था। बहुत हाई रेट ऑफ शूटिंग था उनका बाव, कंपोजिट बाव था, डबल कर्व्ड बाव था, डबल कर्व्ड था मोस्ट लाइकली, आई डोंट, डजंट मैटर, वो कंपोजिट बाव था। उसमें वुड होता है, उसमें बोन होता है, उसमें एनिमल सिन्यू भी होता है, उसमें ग्लू भी होता है। सो एंड उसका शूटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था। सो दैट इज द थिंग। और वो भी उनका फिलॉसफी था कि वॉरफेयर इज अबाउट डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी अगेन एंड मोमेंटम। तो अगर आप ऊपर से वॉर को देख रहे हो, ऊपर से बैटल को देख रहे हो, लेट्स से 1 किलोमीटर से, तो आपको वेव दिखेंगे, ये एक वेव से पूरा आर्मी आ रहा है। सो द वेव, और वो अलग अलग डिप्लॉय फॉर्मेशंस में आते थे, जैसे कि पिंसर मूवमेंट करेंगे, एक सी शेप में आएंगे, तो उससे एनिमी को आप दो साइड से एनवेलप कर सकते हो और फिर उसको सराउंड करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू मेनी सोल्जर्स, आपके पास कम सोल्जर्स भी है लेकिन उसका रेट ऑफ फायर अच्छा है। मतलब एवरी मिनट में आप अगर 6-7 बाण छोड़ सकते हो तो यू कैन रियली डिस्ट्रॉय, डेसिमेट द एनिमी। स्पीड, हाई रेट ऑफ फायर एंड आयरन डिसिप्लिन। आयरन डिसिप्लिन मतलब आपको जो फॉर्मेशन कहा है वही आप करोगे। सो ये उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल था, इट वॉज अबाउट ट्रेनिंग एवरी डे, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ऑल द डिप्लॉयमेंट्स, ऑल द फॉर्मेशंस, ये हमेशा पूरे ऑल ईयर राउंड ये लोग ये करते रहते थे। और दूसरी बात थी कि ये हमेशा उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल था नोमैडिक था, बिकॉज ऑफ द टेरेन। मंगोलिया का टेरेन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो इसके कारण पूरा का पूरा एक राष्ट्र एक साथ डिप्लॉय हो सकता था। सो एक तो आपका आर्मी है, उसके पीछे आपका जो पूरे जो टेंट्स है उसको आप डिसमेंटल कर सकते हो ओवरनाइट, उसको भी आप ला सकते हो, और पूरे शीप के हर्ड्स थे। सो उनको कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ती थी, बिकॉज उनके साथ शीप आते थे, जो युद्ध में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लॉजिस्टिक्स। यस, लॉजिस्टिक्स, द आर्मी रन्स ऑन लॉजिस्टिक्स। और हम मूवीज देखते हैं उसमें हम लॉजिस्टिक्स देख नहीं पाते, हमें लॉजिस्टिक्स दिखता नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बिना आर्मी एक दिन भी नहीं चल सकता। यू नीड सप्लाई चेन्स। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में मेरे ख्याल से एक जर्मन ट्रूप जो रशिया में फाइट कर रहा था, इट फ्रोज टू डेथ टेम्परेचर्स की वजह। वो स्टोरी क्या है? अच्छा, ऑपरेशन बारबारोसा। तो पहले तो स्टालिन और हिटलर के बीच एक पैक्ट था, द मोलोटोव-रिबेनट्रोप पैक्ट, जिसमें इट वाज अ नॉन अग्रेशन काइंड ऑफ अलायंस काइंड ऑफ पैक्ट। लेकिन स्टालिन भी जानता था और हिटलर भी जानता था कि एट सम पॉइंट इन टाइम वो नाज़ी जर्मनी रशिया पर आक्रमण करेगा। तो इवेंचुअली आई थिंक 1941 या इसके आसपास, मुझे एग्जैक्टली वर्ष याद नहीं है, दर्शक देख सकते हैं, आई थिंक 1941-1942 के आसपास हिटलर ने आक्रमण किया रशिया के ऊपर, और वही टैक्टिक्स उसने यूज किए, ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक्स, वेरी रैपिड एडवांसेस, मोटराइज्ड एडवांसेस, ऑल दैट। एंड ये आई थिंक स्प्रिंग में था या ऑटम में था, तो इट वाज नॉट विंटर, आई थिंक स्प्रिंग में था वो।
तो ये गए, बहुत बहुत एडवांस किया उन्होंने रशिया के अंदर। फिर उनका एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुआ, इंस्टेड ऑफ गोइंग सीधा मॉस्को की तरफ जाने के इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो साउथ में चले गए। वो फोकस साउथ में चला गया टू टेक स्टालिनग्राड एंड अदर प्लेसेस। मुझे याद नहीं कौन से शहर पे उसने किया था, लेकिन वहाँ पर एनर्जी का बहुत था, वो ऑयल एंड गैस और ये सब बहुत था। तो टू गेट दोज रिसोर्सेज उसके लिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया एक सेक्शन ऑफ द अटैक टू द साउथ। उससे थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल गया रशिया को, लेकिन बहुत सारा रशियन टेरिटरी नाज़ी जर्मनी ने खा लिया और रशिया विथड्रॉ करता रहा, पीछे हट करता रहा। बहुत रशियंस मरे। और रशिया का एक एडवांटेज है कि उनके पास बहुत ज़मीन है, ऑल द वे अप टू साइबेरिया, ऑल द वे अप टू ईस्टर्न एशिया, फार ईस्ट ऑफ एशिया। इतना सारा उनके पास ज़मीन है, मतलब बहुत रिसोर्सेज है, बहुत हाइड्रोकार्बन है, बहुत कोल है, बहुत गैस है, बहुत ऑयल है और बहुत मैन पावर है। और बहुत सारे फैक्ट्रीज उन्होंने बहुत इंटीरियर पास में लगा दिए ताकि उनका जो एम्यूनिशन और आर्म्स और वेपनरी का सप्लाई चेन चलता रहे। और उन्होंने कितने सोल्जर्स युद्ध में डाले इनटू द मीट ग्राइंडर। मिलियंस ऑफ रशियन सोल्जर्स की मृत्यु हो गई इस वॉर में, मिलियंस एंड मिलियंस। इवेंचुअली क्या हुआ, नाज़ी एडवांस धीरे धीरे स्लो होने लगा। वो मॉस्को के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गए विंटर में और वहां पर उनका पूर्ण विराम हो गया। सो तब रशियन विंटर आ गया। अब रशिया में बोलते हैं इसको जनरल विंटर। ये एक बहुत बड़ा अलाय है ऑफ द रशियन आर्मी। रूस की जो आर्मी है वो किसी भी टेम्परेचर में फंक्शनल हो सकती है, दे आर यूज्ड टू इट। लेकिन कोई और अपार्ट फ्रॉम मंगोल्स कैन नॉट विथस्टैंड दोज टेम्परेचर्स। मंगोल्स भी किसी भी टेम्परेचर में कितना भी ठंडा हो जाए वो जीत जाएंगे, और रशियंस। लेकिन नाज़ीज उसके ये विंटर आने, तो विंटर के कारण से उनका जो पूरा एडवांस है वो रुक गया। एक्चुअली विंटर के कारण से वो नहीं हारे, विंटर तो उसका पनिशमेंट था फॉर देयर फेलियर टू टेक मॉस्को। फिर क्या होता है कि कितने सारे हजारों जर्मन सोल्जर्स उधर ही फ्रीज हो गए, फ्रोज टू डेथ। एंड इवेंचुअली पूरा ऑपरेशन बारबारोसा फेल हो गया। और ठंड की वजह से मर गए। ठंड की वजह से -15 -20 डिग्रीज में अगर आप हो और आपके पास कितना भी ठंडा ये आपका जो गियर है, कितना भी थिक गियर है, अगर इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू इट और अगर आप मूव नहीं कर रहे हो तो आप वो इवेंचुअली फ्रीज हो जाओगे। तो ये बहुत बहुत जर्मन सोल्जर्स को हुआ। ऐसा उसके पहले भी हुआ था। टर्किश ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट था। सो आई थिंक 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में भी बहुत सारे ऑटोमन टर्क ट्रूप्स इस वॉरफेयर में फ्रीज हो गए थे, कॉकेसस रीजन के आसपास। आई थिंक तो ये होता है। ओके, हमने 2 वर्ल्ड लीडर्स की बात करी वॉर को समझने के लिए, युद्ध को समझने के लिए। हाँ, अब झट से तीसरे वर्ल्ड लीडर के बारे में बात करते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड लीडर है, पुतिन। पहला सवाल यह कि भगवान चेंगिस खान, हिटलर और पुतिन जैसे लोगों को क्यों बनाता है? आई थिंक भगवान हर प्रकार के व्यक्ति को बनाता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी व्यक्ति में है और अगर कंडीशंस सही है, अप्रोप्रिएट है, तो ऐसा व्यक्ति राइज हो सकता है। सो आई थिंक ऐसे लोग बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत रूथलेस होते हैं। उनको रूथलेस होना ही पड़ता है, उसके बिना आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। चिंगिस खान को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बचपन में, जो जिसने, और ये एक्सपीरियंस से वो इतना हार्ड हो गया कि वो कुछ भी कर सकता था। सिमिलरली अगर आप व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे तो वो एक KGB एजेंट थे USSR के समय में। उनका डिप्लॉयमेंट ईस्ट जर्मनी में हुआ था। वो जर्मन बहुत अच्छा बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए उनके साथ वहाँ पे उस समय, हम जानते नहीं है, वो कभी रिवील नहीं होगा। मे बी इन द फ्यूचर शायद रिवील हो सकता है, लेकिन क्या क्या उन्होंने ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उनका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, क्या क्या एक्शंस थे, हम जानते नहीं है। लेकिन ही वॉज अ फुल्ली डिप्लॉयड फील्ड एजेंट ऑफ द KGB। मतलब ही वॉज अ बहुत उनका हाई कंपिटेंस है इन द फील्ड ऑफ स्पाई क्राफ्ट, ट्रेड क्राफ्ट, ऑल ऑफ दैट। और इसके कारण से वो जर्मनी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो इंटरनेशनल रिलेशंस को ग्रैन्युलर लेवल, ग्राउंड लेवल पर देख चुके हैं ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। और फिर वो पॉलिटिकली भी काफ़ी सावी है। तो बोरिस येल्त्सिन
के टेन्योर के बाद व्लादिमीर पुतिन को अपॉइंट किया गया, मोस्ट लाइकली क्या हुआ था कि यूएसएसआर का पतन हो गया था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसके बाद बोरिस येल्सिन रूस का प्रेसिडेंट बन गया। अब हर कोई रूस का जो नागरिक है वो जानता है कि बोरिस येल्सिन ने रूस की इकोनॉमी का सर्वनाश कर दिया। इसका बड़ा विनर कौन था? यूएस था। सो एसेंशियली ऐसा माना जाता है कि बोरिस येल्सिन एक अमेरिकन एजेंट था, क्योंकि वो पिज्जा हट के एड्स में भी आया था एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो नहीं सॉरी, वो तो गोर्बाचोव था। गोर्बाचोव पिज्जा हट के एड्स में आया था, और बोरिस येल्सिन ने आफ्टर गोर्बाचोव रूस की इकोनॉमी का सर्वनाश कर दिया। सो एसेंशियली ऐसा माना जाता है कि गोर्बाचोव और येल्सिन दोनों यूएस एजेंट थे। आपको लगता है ये सच है? मुझे लगता है ये सच है। लगता है सच है। तो येल्सिन का जो करियर एज प्रेसिडेंट समाप्त हुआ, तो व्लादिमीर पुतिन को अपॉइंट किया। मोस्ट लाइकली कैलकुलेशन ये था कि व्लादिमीर पुतिन भी एक अच्छा क्या बोलते हैं ओबीडियंट प्रेसिडेंट रहेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। मतलब यूएस गेम चलाते थे रशिया में, और उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक है, इसको आने दो। पर ये एक्चुअली एक स्पाई था। वो जानते थे वो स्पाई था, लेकिन उनका शायद कैलकुलेशन रॉन्ग था कि ये हमारी बातें मानेगा, और जो हम कह रहे वो आई थिंक अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था बाय द लेट 1990s कि रूस हार गया है, सब हार गए, वी आर नाउ द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें कुछ नहीं हो सकता। बिल क्लिंटन मजे ले रहे थे। हाँ, बिल क्लिंटन जी, हाँ, एक फोटो में वो नहीं है, लेकिन देयर आर 2 people इन दिस फोटोग्राफ। ऐसा है ना एक मीम, आई थिंक बिल क्लिंटन का। हाँ, ओके मतलब अकेली बिल क्लिंटन की फोटो है, बट असल में 2 लोग हैं। 2 people in this picture, that's sort of thing. So बिल क्लिंटन, सी यूएस का जो जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है वो प्रेसिडेंट नहीं देखता, वो एक्चुअली डीप स्टेट देखती है, पेंटागन से होता है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। सो आई थिंक वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का मोस्ट लाइकली अपॉइंटमेंट दे वेलकम्ड इट। और फिर पुतिन ने क्या किया कि सबसे पहले उसने जो डिस्ट्रक्शन चल रहा था इकोनॉमी का, उसने वो स्टॉप कर दिया। और फिर बाय 2008, 2009, 2010 तक उसने अपना मिलिट्री को स्टेबलाइज कर लिया था। मिलिट्री में जो रॉट चला गया था उसने वो स्टॉप किया, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया, रीजुविनेट किया। और 2010s के बाद रशिया वापस डेंजरस बनने लगा फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव। तब जाकर उन्होंने यूक्रेन में वो षड्यंत्र रचा, यूरो मैदान रेवोल्यूशन, वो जो एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, लेकिन यूएस तो ये हर जगह करता है। तो वहाँ से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रूट्स आते हैं। तो उसके बाद पुतिन ने क्राइमिया ले लिया, उसके पहले उसने जॉर्जिया में भी थोड़ा बहुत एक्शन किया था। धीरे धीरे वो कंट्रोल ले रहा था ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द लॉस्ट टेरिटरीज धीरे धीरे। और आई थिंक मेरा विचार ये है कि श्री पुतिन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है अखंड रूस बनाने का। जैसे हम भारत में कुछ लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वैसे पुतिन शायद अखंड रूस बनाना चाहता है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मोस्ट लाइकली है टू रिक्लेम टेरिटरीज जो यूएसएसआर की चली गई। सेंट्रल एशिया में बहुत सारे रिपब्लिक्स है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सो एंड सो फोर्थ, तुर्कमेनिस्तान, ये सब उनकी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स है। इस रीजन को रशिया और श्री पुतिन देखते हैं एज देयर एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। वहाँ पर किसी और का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। आजकल चाइना का हो रहा है, बीच में यूएस का भी हो रहा था, तो अब उस पर इन सब टेरिटरीज पे वो थोड़ा और कंट्रोल लेना चाहते हैं। और चाइना इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम राइट नाउ। तो ये सब है। तो मिस्टर पुतिन को अगर हम साइको एनालाइज करेंगे तो आई थिंक वो बहुत ही फोकस्ड इंडिविजुअल है, बहुत रूथलेस इंडिविजुअल है। उनके भी बहुत टफ एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर रहे हैं। योर एक्सपीरियंसेस मेक हु यू आर। या उनके पास भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कुछ किसी ग्रेट वर्ल्ड लीडर में हो। ऑब्वियसली इस समय वो बहुत प्रेशर में है, वो ही इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड। पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इट इज अगेंस्ट हिम, बट ही इज नॉट एंटायरली आइसोलेटेड। ब्रिक्स उसके साथ है, चाइना इस समय उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है। भारत और रूस का लॉन्ग टर्म अच्छा रिलेशनशिप होने ही वाला है, क्योंकि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है ही नहीं, एंड सो ऑन। सो ही हैज सम पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, लेकिन इस समय ओवरऑल अगर आप सम टोटल देखेंगे तो देयर इज मोर प्रेशर ऑन हिम देन बिफोर। ओके फेयर। अब हम इस एपिसोड को एक सीक्वल एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि हमने युद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था एट द पॉइंट ऑफ फार्मिंग, जब एंशिएंट मैन ने फार्मिंग डिस्कवर करी, फसल कैसे उगाते ये जाना। अब थोड़ा रिकैप करना चाहोगे पिछले एपिसोड को, और फिर उस पॉइंट से वी कैन एक्सपैंड अगेन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे ह्यूमन कम्युनिटीज उत्पन्न हुई। पहले ह्यूमैनिटी बहुत माइग्रेट हो रही थी, यहाँ वहाँ भागती रहती जाती रहती थी।
हम हंटर गैदरर्स थे। फिर कुछ हज़ार वर्ष पहले हमने एग्रीकल्चर डिस्कवर किया, क्योंकि हमारा ब्रेन कैपेसिटी, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ने लगा, तो हमें फिर मालूम पड़ने लगा, पैटर्न्स दिखने लगे कि भाई बीज से प्लांट उत्पन्न होता है, उसको अगर प्लांट करोगे और उसको आप देखभाल करोगे तो आप प्रिडिक्टेबल तरीके से आप क्रॉप्स ग्रो कर पाओगे। सो द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द एंटायर वर्ल्ड इज फाउंड इन श्रीलंका 17,000 ईयर्स आज से पहले। उस समय आइस एज चल रहा था और श्रीलंका आइलैंड नहीं था। श्रीलंका वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट उस समय। तो सबसे पुराना एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, इट इज समवेयर इन श्रीलंका 17,000 ईयर्स ओल्ड। और फिर मध्य प्रदेश में लहूरा देवा है, वहां पर 13,000 वर्ष पुराना एग्रीकल्चर का आपको एविडेंस मिलता है। सो इंडिया इज द क्रेडल ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन एसेंशियली। सबसे पुराना एविडेंस एग्रीकल्चर का, खेती का भारत में मिलता है। तो इवेंचुअली हमारा इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया कि हमें दिखने लगा कि भाई ऐसा अगर हम करेंगे तो हम क्रॉप्स उगा पाएंगे। और एक बार आपको क्रॉप्स उगाने का स्किल मिल गया तो आपका जो फूड का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गया। फिर आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा एनिमल्स को हंट करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। आपको एक ही जगह पर सेटल होना है और आप शांति से जी पाओगे, होपफुली एट द एज ऑफ अ रिवर वैली, ताकि आपको नदी भी, पानी जितना चाहिए उतना मिले और खाना भी मिले। और ये एसेंशियली हो गया कि एक नया फेज आ गया ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ह्यूमन बींग्स में, कि हम सेटल्ड हो गए। पर 13,000 15,000 साल पहले डेंजर्स क्या होते थे जिंदगी में? उस समय डेंजर्स ये थे कि हमारे पास बड़े बड़े सिटीज़ नहीं थे, तो नेचुरल डेंजर्स थे। फॉर एग्जांपल भारत में उस समय बहुत फॉरेस्ट थे, बहुत जंगल थे। और भारत में बहुत बड़े बड़े प्रेडेटर्स है। भालू है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे ना, लायन, टाइगर एंड बेयर, इन 3 एनिमल्स में सबसे डेंजरस कौन सा है? तो भालू है। अब भालू टाइगर को भी मार सकता है, लेकिन टाइगर कैन रन फास्ट, भालू कैन नॉट। तो भालू एक बहुत बड़ा डेंजर है। टाइगर्स इंडिया में कितने थे? हजारों लाखों टाइगर्स थे शायद। लायंस भी थे, चीते हैं, लेपर्ड्स है, स्नेक्स है, कोबराज है। तो ये सब नेचुरल डेंजर्स, नेचुरल प्रेडेटर सबसे बड़ा डेंजर था। और पहले की बात अगर आप देखेंगे 6, 7, 8 हज़ार वर्ष पहले आज से, उस समय भारतीय मॉनसून जो था, रेनी सीजन, वो बहुत इंटेंस था। अब बहुत कम हो गया है कंपेयर टू देन। अराउंड 6000 BC के बाद भारतीय मॉनसून धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और उससे एक महान नदी का पतन हो गया, गायब हो गई, सरस्वती। तो ये उस समय पुराने ज़माने में, लेट्स से 10,000 वर्ष पहले आज से, ये सब नेचुरल डेंजर्स हुआ करते थे। हमारा इतना वो इंजीनियरिंग का अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं था, ताकि हम बहुत बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग रोबस्ट शेल्टर्स बना पाए, जैसे कि बड़े बिल्डिंग्स या फिर डैम्स, जिससे नदी की बाढ़ आ सकती है उसको आप रोक सके। ये सब उस समय एबिलिटी नहीं था। तो मनुष्य उस समय नेचर के मर्जी पर था बहुत, टू लार्ज एक्सटेंट। लेकिन धीरे धीरे नेचर को टेम करने लगा था। एग्रीकल्चर से थोड़ा टेम हो गया। फिर फायर का जो, आग का जो हमने डिस्कवरी किया, वो बहुत पुराना है एक्चुअली। वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले आग का डिस्कवरी हुआ। तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे हमारा इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगा। हाउ टू क्रिएट फायर, आग कैसे बनाते हैं, और आग को फिर डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन अ कंट्रोल वे डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम डैम्स बनाने लगे। संस्कृत में उसको सेतु बोलते हैं। अफगानिस्तान में एक नदी है गांधार में, जिसका नाम था सेतुबंद, उसको आज हेतुमंत कहते हैं। सो हजारों वैदिक टाइम पे भी हम डैम्स बनाते थे। सो धीरे धीरे हमारी इंजीनियरिंग एबिलिटी बढ़ने लगी और उससे हमारा सिविलाइजेशन और कॉन्क्रीट और स्टेबल होने लगा। ओके, ये सिचुएशन। बचपन में जब मैंने पहली बार हिस्ट्री पढ़ी थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर मैंने डीप डाइव किया उस सब्जेक्ट में, फिर पता चला कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराने सिविलाइजेशंस थे भारत में। ये मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट से सीखा है अच्छे से, इन डिटेल। पर बचपन में मैंने महाभारत, रामायण भी पढ़ी और फिर मुझे लगा कि हाँ यार, ये हुआ होगा। एटलीस्ट जिस टाइम पे ये कहानियाँ लिखी गई है, कुछ तो ऐसे हुआ होगा, इवन इफ इट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन। तो ये दोनों हिस्टोरिकल टाइमलाइंस हमेशा क्लैश करती थी मेरे लिए, कि अगर हम केवमैन से हंटर गैदरर बने, फिर हंटर गैदरर से फार्मर बने, फिर रामायण कब हुई? और रामायण डेफिनेटली महाभारत से 2000-3000 साल पहले हुई होगी रफली। डेफिनेटली रामायण महाभारत से पहले हुई है, क्योंकि महाभारत में हनुमान जी की एक मेंशन हुई है, जहाँ भीम हनुमान जी से मिलते हैं और वो उन्हें पता है कि हनुमान जी कौन है। मतलब 2000-3000 साल पहले रामायण हुई होगी। या ऑल्टरनेटिवली रामायण में भी आई बिलीव परशुराम की बातें होती है, महाभारत में परशुराम की बातें होती है,
और राम अवतार से पहले परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। तो परशुराम अवतार इस पूरे नोमैडिक हंटर गैदर टाइमलाइन में कब अपीयर होते हैं? आप इन दो टाइमलाइंस को कंपेयर करना चाहोगे? साइंटिफिक हिस्टोरिकल टाइमलाइन जहां जो एविडेंस बेस्ड है वर्सेस इंडिक टाइमलाइन जहां हम विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किसी भी कल्चर में एक मिथोलॉजिकल एलिमेंट होता है, एक सुपरनैचुरल एलिमेंट होता है, और एक्चुअल एलिमेंट्स भी होते हैं, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स। और अगर कोई स्टोरी हजारों वर्ष से बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो उसमें थोड़े एग्जैजरेशंस आ जाते हैं, थोड़े कैरेक्टर्स और स्पेशली हीरोइक बन जाते हैं। अगर कोई बड़ा शूरवीर है तो उसको इवेंचुअली 1-2 हज़ार वर्ष तक आप वही कहानी दोहराओगे तो बाद में उसको वो एक सुपरनैचुरल बीइंग बन जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो स्टोरीज है जिसमें बहुत सारे मिथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, उसमें एक हिस्टोरिकल एलिमेंट भी हो सकता है। तो अगर हम देखें कि महाभारत का टाइमलाइन क्या है, रामायण का टाइमलाइन क्या है, तो हमें सबसे पहले उसको कंपेयर करना है विद द वैदिक टाइमलाइन। जो ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना लिटरेचर है, वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद एसेंशियली एक डिस्क्रिप्शन है ऑफ एन एंशिएंट सोसाइटी। इट इज़ द ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी इन द वर्ल्ड, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या आपको मिलेगा कि सोसाइटी बहुत रूरल सोसाइटी है, पैस्टोरल, रूरल, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, काउ रेयरिंग सोसाइटी। वहाँ पर सबसे बड़ा यूनिट ऑफ वेल्थ क्या है? काउ है। काउ वॉज अ यूनिट ऑफ वेल्थ लाइक करेंसी टुडे, एंड मे बी दैट्स वाई उसके कारण से हिंदू काउ को नहीं खाते, गाय को नहीं खाते, क्योंकि वो करेंसी थी वो, और वो एक बहुत ही बेनिफिशियल बेनिवोलेंट एनिमल है। तो अगर आप ऋग्वेद का जो सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन है उसको देखेंगे तो ये बहुत ही बेसिक सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी सिटी, ऑफ एनी फोर्ट्रेस, ऑफ एनी विलेज। छोटे गाँवों की बात है लेकिन कोई भी बड़ा ऐसा एलिमेंट नहीं है उसमें। अगर आप रामायण की बात करेंगे तो वहाँ पर अयोध्या का साम्राज्य है, और रामायण में बहुत सारे मेंशन से अलग अलग जर्नीज के, मिलिट्री कैंपेन्स के, पिलग्रिमेजेस के। अगर आप रामायण का टेक्स्ट पढ़ोगे उसमें हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ का मेंशन है, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, बहुत सारे किंगडम्स का मेंशन है। तो रामायण के समय का जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है कंपेयर टू द वैदिक सोसाइटी, मच मोर इवॉल्व्ड। अगर आप महाभारत का सोसाइटी देखेंगे उसमें एक्चुअली आपको अर्बन सोसाइटी जैसा दिखेगा। इट साउंड्स लाइक एन अर्बन सोसाइटी। उसमें लाइक प्रॉपर सिटीज़ है और बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स है, रोड्स है, और जो उनके स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू द रामायण ईरा। तो हमें अगर ये 3 हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, ऋग्वेद, रामायण और महाभारत, तो सबसे पुराना सोसाइटी क्लियरली ऋग्वेद वाला सोसाइटी है। उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज है रामायण की सोसाइटी का, और फिर महाभारत की सोसाइटी आती है। अब हम इसको डेट कैसे करेंगे? एक टेक्निक है आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, जो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन वो सब लड़ते रहते हैं, बिकॉज दे हैव उन्होंने क्या किया कि जो संस्कृत जो वर्ड से, टेक्स्ट से, उसको अलग अलग तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया है। इसके कारण उनके अलग अलग डेट्स आ रहे हैं, और ये सब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। तो सर राइट नाउ कोई भी कंसेंसस नहीं है, अलग अलग उन्होंने डेट्स दिए हैं, लेकिन वी डोंट नो विच इज़ राइट। दूसरा एक और क्रूड तरीका है कि ऋग्वेद में एक नदी का बहुत मेंशन है, सरस्वती का, और उसको बहुत क्लियरली उसको डिपिक्ट किया है कि इट इज़ द मदर ऑफ फ्लड्स, इट्स लाउडली रोरिंग रिवर, एंड ये सब, मतलब ये क्लियरली एक फिजिकल नदी है, कोई मिथोलॉजिकल एलिमेंट नहीं है। और हमें अब सरस्वती मिल गई है, उसका रिवर बेड मिल गया है, कुछ कुछ जगहों पर बहुत सारे किलोमीटर्स का विड्थ है उसका, बहुत बड़ी नदी थी। और ये नदी अप्रोक्सीमेटली 1500 BC के आसपास मोर और लेस आधी से कम हो गई थी। उस नदी के मृत्यु के कारण रन ऑफ कच्छ बना और थार डेजर्ट बना। वहाँ से वो बहती थी फ्रॉम द हिमालयस ऑल द वे टू द प्रेजेंट डे सो कॉल्ड अरेबियन सी। और उसका हमें चैनल भी मालूम है कहाँ पर है, बिकॉज अगर आप अंडर सी टोपोलॉजी देखेंगे अर्थ का, तो वहाँ पर आपको एक्सटिंक्ट नदियों के चैनल्स मिलते हैं अंडर द ओशन। तो आज भी है वो चैनल। सो क्लियरली ये नदी थी। तो हम ये भी जानते हैं कि भारतीय मॉनसून अराउंड 6000 BC के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, उसका इंटेंसिटी मोनोटोनिकली डिक्लाइन होने लगा मॉनसून आफ्टर 6000 BC। तो विच मीन्स कि अराउंड 6000 BC सरस्वती महान नदी थी, और 1500 BC तक वो आधी हो गई थी, वो ओशन तक पहुंचती भी नहीं थी। तो अगर ऋग्वेद लिखा गया तो किस समय लिखा गया? मोस्ट लाइकली क्लोजर टू 6000 BC देन टू 1500 BC। ये क्लियर है। तो इससे हमें एक रफ अप्रोक्सीमेट
टाइम फ्रेम मिलता है ऋग्वेद का कि मे बी अराउंड 6000 BC, मे बी 5000 BC और मे बी 8000 BC भी हो सकता है, वी डोंट नो. सो इट इज क्लियरली द ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट इन द वर्ल्ड. अब रामायण में सरस्वती की बात आती है. सरस्वती इज मेंशन्ड इन रामायण और उसमें ये डिक्लाइनिंग नदी के रूप में नहीं उसको डिपिक्ट किया, एक अच्छी नदी के स्वरूप में उसको डिपिक्ट किया है. महाभारत में सरस्वती सूख रही है महाभारत के टेक्स्ट में, तो हमें क्लियरली प्रोग्रेशन दिखता है फ्रॉम दिस. सो आज हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट मेथड्स ही है जो कि आर्कियो एस्ट्रोनॉमी का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट इट्स क्लियर कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है. अब ये कैसे मालूम कि हिस्टोरिकल इवेंट है? तो सबसे पहले अगर आप रामायण का टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें प्लेस नेम्स है, हंड्रेड्स ऑफ प्लेस नेम्स, वो आज भी है. और ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है किसी ने इंडिया को देखा और ये इन सब प्लेस नेम्स को लेकर एक स्टोरी बनाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो विदाउट एक्चुअल इवेंट्स हो नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल राम सेतु की बात आती है कि भाई राम ने और श्री हनुमान ने और वानर सेना ने ये पूरा एक ब्रिज बनाया टू श्रीलंका. तो आज अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखेंगे और आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ पर एक्चुअली वो है, एक पाथवे है. एंड मोस्ट लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय एज वी स्पीक एक एक्सपेडिशन कर रहा है, एक एनालिसिस कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये आर्टिफिशियल है कि नहीं. बट आई थिंक सो लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट्स और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इफ इट इज आर्टिफिशियल देन 100% रामायण का जो स्टोरी है वो कोरबोरेट होता है. सेकेंडली महाभारत में एक इवेंट है जो अर्जुन द्वारका जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं एक बहुत बड़ा भूकंप होता है और पूरी द्वारका नगरी समुद्र के नीचे चली जाती है. तो आज तो द्वारका नगरी है और ये जो एक चैप्टर है महाभारत में कि द्वारका नगरी गायब हो गई अंडर द ओशन, उसकी लोग हंसी उड़ाते थे. स्पेशली महान जो हमारे एमिनेंट हिस्टोरियंस है वो कि भाई ये कैसी अजीब सी स्टोरी है तुम्हारी, द्वारका तो ये रही. फिर SR राव नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया आई थिंक 20-30 वर्ष पहले आज से कि जरा देखते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ द्वारका क्या है अंडर द ओशन. वहाँ गए तो उनको पूरी एक नगरी मिल गई वहाँ पे जो डूबी हुई है. सो दिस क्लियरली कोरोबोरेट्स व्हाट वाज रिटन इन द महाभारत. एग्जैक्टली वहाँ पर मिला आपको वही. एंड अगर आप उसको वहाँ पर उन्होंने कुछ वुड के पीस निकाले, उसका कार्बन डेटिंग किया, इट्स अराउंड 8000 BC. द्वारका द सबमर्ज द्वारका 8000 BC नहीं, 8000 years बिफोर टुडे. कुछ 8,500 वर्ष पुराना वो वुड का पीस है. और अगर आप वो जो रीजन है वो देखेंगे, गल्फ ऑफ खंबात रीजन बिटवीन द जॉ ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, उस रीजन में देखेंगे वहाँ पर एक एक्चुअल अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है. अ कॉम्प्लेक्स, नॉट जस्ट वन सिटी, मल्टीपल सिटीज. और उनका जो स्ट्रक्चर है सिटी का, जो आर्किटेक्चर है वो ग्रिड स्ट्रक्चर में, जैसे आपको मैनहट्टन में मिलेगा या फिर आपको इंडस वैली सिटीज में मिलेगा, एग्जैक्टली वही है. लेकिन वो एटलीस्ट 80 to 100 मीटर्स के डेप्थ पर है. So the last time that region was over the ocean was around 10,000 years ago. मैं कुछ शब्द कहूंगा, इन सबको लिंक कर दो. ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल्स, टोपोग्राफी, ग्राहम हैनकॉक, लॉस्ट हिस्ट्री, अटलांटिस, कॉमेट्स, यंगर ड्राइस इम्पैक्ट थियरी. अब समझाइए एक भारतीय पर्सपेक्टिव से. कुछ लोग इन शब्दों को जानते हैं और जो लोग इन शब्दों को नहीं जानते, सर की बातें सुनो. यस, क्लाइमेट चेंज एक सत्य है, रियलिटी है. हमारे पृथ्वी का क्लाइमेट हमेशा से चेंज होता रहा है, हमेशा से. लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पृथ्वी जब हमारा सोलर सिस्टम बना तब सब कुछ गैस था, डस्ट था, रॉक्स था. फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फिजिक्स, सब कुछ कोआलेस होने लगा और फिर बहुत गरम प्लैनेट्स बने. सन भी बहुत गर्म था, सब कुछ बहुत गर्म था उस समय. तो हमारा जो प्लैनेट था पृथ्वी, वो इनिशियल फेज में बहुत ही क्या बोलते हैं, नर्क जैसा प्लैनेट था. एक्सट्रीमली हॉट और बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था उसका. फिर धीरे धीरे कूल हुआ. फिर मोस्ट लाइकली दूसरा एक पुराना प्लैनेट उससे अर्थ के साथ इम्पैक्ट हुआ, जिसके कारण से मून का जन्म हुआ, हमारे मून, चंद्र. और फिर धीरे धीरे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कूल होने लगा. फिर अबाउट 3.77 बिलियन ईयर्स से पहले, आज से, सबसे पहला लाइफ फॉर्म्स उत्पन्न हुआ अर्थ में. और फिर लाइफ फॉर्म्स के रेस्पिरेशन के कारण से पूरा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होने लगा. कार्बन डाइऑक्साइड और सारे टॉक्सिक गैसेस चले गए और ऑक्सीजन आ गया. इससे
बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स मर गए क्योंकि ऑक्सीजन टॉक्सिक था उनके लिए, तो एक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, फिर वापस लाइफ उत्पन्न हुई, तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता ही रहा है। तो दैट इज द थिंग, तो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, वो हमेशा चेंज होता रहता है, और अर्थ का जो एक्सिस है वो प्रीसेस होता है, ऐसे प्रीसेस होता रहता है। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो 23,000 का ईयर्स का साइकिल आता है, और फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड मिल्कानोविच साइकिल्स। ये सब फिजिकल प्रोसेसेस है जिसके कारण से क्लाइमेट पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। प्लस अगर हम चंद्रमा के सरफेस को देखें तो वहां जो क्रेटर्स दिखते हैं, जो छेद दिखते हैं, एक्चुअली अगर आप चंद्रमा पर जाओगे और धरती को देखोगे, पृथ्वी को देखोगे, और मान लो पृथ्वी के पूरे एटमॉस्फेयर को हटा के पृथ्वी को देखोगे, ओशंस को हटा के पृथ्वी को देखोगे, फिर पृथ्वी पर भी क्रेटर्स होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ। लेकिन पृथ्वी में क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्टोनिक एक्टिविटी। पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी के सरफेस के नीचे बहुत बड़ा लावा का ओशन है, मैग्मा का ओशन है, और मैग्मा फ्लो होता रहता है, उसमें करंट्स होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप नदी का करंट देखोगे या फिर किसी भी लेक में देखोगे तो कुछ ना कुछ करंट्स होते रहते हैं लिक्विड के, वैसे इस मैग्मा के रिजर्वॉयर में भी करंट्स है। ये करंट्स घूमते रहते हैं, इसके कारण से अर्थ का जो क्रस्ट है वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होता है। तो अगर कोई कोमेट या एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट होता है अर्थ पे, वो कुछ 100 मिलियन वर्ष तक ही दिखेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा, बिकॉज द अर्थ क्रस्ट कीप्स ऑन सबसाइडिंग, ऊपर आता रहता है, नीचे आता रहता है, इट कीप्स चेंजिंग। अगर मान लो किसी ने एक मशीन बनाई जो बहुत हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकते, बहुत हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते, और अगर आपने एक छेद ड्रिल किया अर्थ में, जैसे इलॉन मस्क बोरिंग कंपनी बना रहे हैं, उसका लॉजिक यही है ना, इट डजंट गो टू डीप, नॉट टू डीप। पर अगर मान लो आपने एक मशीन बनाई जो एकदम डीप चली जाएगी, क्या क्या दिखेगा आपको? तो कुछ किलोमीटर्स तक आपको क्रस्ट मिलेगा, जो रॉक्स हमें यहाँ दिखते हैं वैसे ही रॉक्स मिलेंगे। फिर एक सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं मैंटल, जो बहुत कंप्रेस होता है, बहुत हाई प्रेशर पर होता है। तो वहाँ पर आपको ऐसे मिनरल्स और रॉक्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पे नहीं मिलते टिपिकली। कुछ कौन सा रिंगवुडाइट नाम का एक मिनरल है विच इज जिसमें सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ वाटर है, उसको आप निकालेंगे उसमें से बहुत सारा पानी मिल सकता है। सो एसेंशियली अर्थ, पृथ्वी में जितने भी ओशंस है और जितने भी नदियाँ हैं उसमें जितना पानी है उससे अधिक पानी अंडरग्राउंड मिलेगा आपको इन अ कंप्रेस्ड मिनरल फॉर्म। तो ऐसे एग्जॉटिक मटेरियल्स और मिनरल से डीप डाउन इन द मैंटल के बाद मैग्मा लेयर शुरू होता है जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स थिक है। मैग्मा लेयर के बाद आप और अंदर जाओगे, जो मैग्मा है वो क्या है, वो पिघला हुआ पत्थर है, पिघले हुए रॉक्स, एक्सट्रीमली हॉट, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो मैग्मा ही है। तो मैग्मा लेयर इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स थिक, मे बी थाउजेंड्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद और अंदर जाएंगे तो आउटर कोर मिलेगा आपको अर्थ का, जो एसेंशियली लिक्विड कोर है, आउटर कोर। और अंदर जाओगे तो आपको सॉलिड मेटल का कोर मिलेगा, वो आयरन, निकल एक्सेट्रा वो सब है। और जो लिक्विड कोर है अर्थ का वो मेटेलिक है, वो आयोनाइज्ड है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर्स एंड कंडीशंस। इसके कारण से अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट है, करंट है, which is what creates earth का magnetic field. The motion of charges of electrical charges creates a magnetic field. और हमारे जो अर्थ का जो कोर है, लिक्विड कोर, वो हमेशा मोशन में रहता है। उसके कारण से हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो सारा सोलर विंड को ट्रैप करता है और हमें हमारा जीवन बचाता है। क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोजीशंस बदलते रहते हैं? मतलब अभी नॉर्थ पोल आर्कटिक में है, साउथ पोल एंटार्कटिक में है, पर 5000 साल बाद शायद नहीं होंगे। आई थिंक टिपिकली, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने वर्षों के बाद ये फ्लिप होता है, लेकिन ये पीरियोडिकली फ्लिप होता है। आई थिंक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और मे बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट या आइस एज इसकी वजह से होता है। आइस एज एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होता है। डू यू फील कि आइस एज भी मानव जाति की कहानी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, स्पेशली अनडॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। बिल्कुल, यस। यानी कि इतिहास दो टाइप का होता है, एक जो डॉक्यूमेंटेड है जिस पर किताबें लिखी गई है, डॉक्यूमेंट्स लिखी गई है, दूसरी टाइप की हिस्ट्री अनडॉक्यूमेंटेड है, विच इज एक्चुअली 95% मे बी मोर 99%। हमें पता भी नहीं कितने महाभारत हुए, कितने रामायण हुए, हो चुके हैं 3 लाख सालों में। मतलब पहले मानव के टाइम से लेकर आज तक हमें सिर्फ 5000 साल के बारे में पता है। 3 लाख माइनस 5000 साल में हुआ क्या, आप बोलो? आई थिंक द वन गारंटी, साइंटिफिक गारंटी इज आइस एज बहुत सारे हुए, आइस एज बहुत सारे हुए, पीरियोडिकली होते रहते हैं।
ओके सर, आइस एजेस के बारे में बात करते हैं। होते क्या है आइस एजेस? तो जो हमारी पृथ्वी है उसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, ऐसे साइकिल्स होते हैं। बिगेस्ट जो साइकिल्स है उसको मिल्कानोविच साइकिल्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स वो होता है। आई थिंक एवरी 20-30,000 ईयर्स ऐसा कुछ तो वो साइकिल है। और फिर बिकॉज ऑफ द प्रिसेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस उससे भी इफेक्ट आता है। सो एसेंशियली आइस एज क्या होता है कि एक लंबा पीरियड है कुछ हज़ार वर्षों का, मे बी मोर देन 10,000 ईयर्स, मे बी 10,000 वर्ष से अधिक, जिसमें ओवरऑल टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। उससे क्या होता है कि जो पोलर आइस कैप्स है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सदर्न लैटिट्यूड तक आ जाते हैं, नॉट अंटिल द इक्वेटर, लेकिन काफ़ी हद तक। तो फॉर एग्जांपल जब लास्ट एज का मैक्सिमम चल रहा था उस समय में भी मुंबई में भी आइस कैप्स रहेंगे। वहां तक इतना साउथ तक पहुंच जाते थे आइस शीट्स, और इतनी ज़्यादा ठंडी होती थी, बहुत ठंडी होती थी। जो हमने पहले कहा कि शायद भारत में बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड थी, ये भी उसका एक फैक्टर हो सकता है। जो भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंसिडर्ड थी वो लास्ट आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन के बाद हुआ था। और आइस एज उसके बाद हुआ, उसके बाद आया। सो भारत में जो बड़ा पॉपुलेशन का सेंटर हुआ, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ आइस एज और नॉट आइस एज, वो भारत के क्लाइमेट और भारत के टोपोग्राफी और जियोलॉजी के कारण से हुआ। भारत एसेंशियली क्या है सब कॉन्टिनेंट? इट इज़ अ रिवर वैली सब कॉन्टिनेंट। इतनी सारी नदियां हैं कि अगर आप आइस एज में भी हो तो आपको पानी की कभी कमी नहीं होगी। नदी के ऊपर आइस जम जाएगा, लेकिन अगर आपको उसमें छेद करना आता है तो आपको कभी पानी की कमी नहीं पड़ेगी। सो आइस एज और ह्यूमन पॉपुलेशन का जो इंक्रीज डिक्लाइन है उससे इतना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में असर नहीं पड़ा। जब यहाँ पर आइस एज था तब मोस्ट लाइकली पॉपुलेशन मोर साउथ तक चला गया होगा मोस्ट लाइकली। तो लेकिन उसके पास उसके लिए हमारे को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, जो अब तक हमने किया नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन इवेंचुअली मिलेगा हमें। क्या आपके अकॉर्डिंग ह्यूमन स्टोरी रेगुलरली रीस्टार्ट होती है? यानी कि अगर पहला मानव 3 लाख साल पहले हमें मिला तो क्या उसने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करे? जैसे कि महाभारत में टीवीज की बातें होती है, जैसे कि अटलांटिस का एक लेजेंड है, जैसे कि गिलगमेश, नोआज आर्क जैसे टेक्नोलॉजीज की बातें हुई है, बड़े बड़े फ्लड्स की बातें हुई है, कॉमेट्स की बातें होती है। तो क्या ह्यूमन स्टोरी को हमेशा रीबूट करना पड़ता है? क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर आज एक कॉमेट धरती पर पड़ा तो हमारे जितने भी मेमोरी कार्ड्स हैं और इंटरनेट है और जितने भी यूट्यूब वीडियोस आज तक बनाए हैं सब मिट जाएंगे, ह्यूमन स्टोरी वाइप आउट हो जाएगी। पहले एपिसोड में हमने कैटाक्लिज्मिक इवेंट के बारे में बातें करी जिसकी वजह से डायनासोर्स मिट गए। अगर उससे छोटा भी एक कॉमेट गिरा तो थोड़ा तो नाश होगा, कुछ चीज़ों का तो नाश होगा। तो क्या ह्यूमन पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा घट के, साइंस एकदम पीछे हट के फिर से आगे बढ़ने लगता है? या आपके अकॉर्डिंग एज ए हिस्टोरियन आप क्या कहना चाहोगे इस फिनोमेना के बारे में? ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं है कि पहले एक एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करता था जिसका सर्वनाश हो गया और फिर ह्यूमैनिटी रीसेट हुआ और फिर वापस हमारा ये नया सिविलाइजेशन निकला है। ग्राहम हैनकॉक ऐसा बोलते हैं कि एक पुराने ज़माने में बिफोर दी यंगर ड्रायस इवेंट एक बहुत महान सिविलाइजेशन हुआ करता था जिसका सर्वनाश हो गया दुनिया भर, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन हमारे पास एविडेंस क्या है? अगर बहुत एडवांस सिविलाइजेशन था तो उसके टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स जो डिस्ट्रॉय हो गए कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर डेटा सेंटर्स है जिससे यूट्यूब वीडियोस आते हैं और बहुत कुछ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, क्या कुछ नहीं है। अगर एक कॉमेटरी इम्पैक्ट होता है आज और ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसके अवशेष तो मिलेंगे आपको, राइट? ये सारा जो टेक्नोलॉजी, जो सारे कार्स है, ट्रक्स है, सिटीज़ है, पावर लाइन्स है, डेटा केबल्स है, ये सब मिलेंगे। वो टूटे फूटे मिलेंगे लेकिन मिलेंगे तो सही। तो अगर ऐसा कोई सिविलाइजेशन था 15-20 वर्ष, 1000 वर्ष पहले, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसका एविडेंस तो मिलना चाहिए, लेकिन एविडेंस कोई है नहीं, आज तक तो मिला नहीं है। अगर कोई छुपा रहा है तो मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में, लेकिन कहीं भी ऐसा हमें एविडेंस एक्चुअली दिखा नहीं है कि भाई ये क्या है, शॉक, ऐसा कुछ नहीं है। बट थियोरेटिकली डेफिनेटली पॉसिबल है। लेट्स से आज एक कॉमेटरी इम्पैक्ट होता है जिससे सब हमारी सारी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ मनुष्य बच जाते हैं,
तो वो डेफिनेटली फिर से सिविलाइजेशन को ओवर टाइम रीस्टार्ट कर सकते हैं, वो करेंगे भी, क्योंकि हमारे पास वो इंटेलिजेंस तो है। तो इवेंचुअली हम फिर से अडेप्ट हो जाएंगे कि टू द न्यू कंडीशंस, और फिर से हम शुरू करेंगे स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, और कुछ सेंचुरीज में या फिर कुछ हजार वर्ष में फिर से ऐसा सिविलाइजेशन बन सकता है। पता है, डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि उनके रिसर्च में, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा शास्त्र था, पर एक शास्त्र मिला जहां इट्स मेंशन कि जो महर्षिज थे भारत के, वो नॉर्थ पोल तक जाकर वहां मेडिटेशन करते थे, क्योंकि शायद तब नॉर्थ पोल के टेम्परेचर्स इतने ज्यादा नहीं थे, शायद कोई वार्मिंग पीरियड के बारे में बातें हो रही है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। देखिए, ह्यूमन मेमोरी जो है वो काफ़ी परसिस्टेंट है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉट जस्ट ह्यूमन मेमोरी बट कल्चरल मेमोरी, सोसाइटल मेमोरी, कलेक्टिव मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ पर जो एक्चुअल नेटिव्स है, जो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स है, अबोरिजिनल पीपल, उनमें एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा स्काई से कुछ तो आया था, आग। ड्रीम टाइम की उनका कल्चर है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक मेमोरी है फॉर अ सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि स्काई से कुछ तो गिरा था, बहुत बड़ा आग का गोला ऐसा कुछ तो, और फिर वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ और जो सारे महान पक्षी थे सब मर गए। और हमने मेगाफोना की बात की थी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हजार वर्ष पहले, कुछ 5-10 हजार वर्ष पहले एक स्पेसिफिक बर्ड हुआ करता था जो ह्यूमंस को भी अटैक कर सकता था। बहुत बड़ा बर्ड था वो आज नहीं है, वो एक्सटिंक्ट है। लेकिन रेशियल मेमोरी में एक इम्पैक्ट इवेंट का मेमोरी है और एक बर्ड का मेमोरी है जो हज़ारों वर्षों से दिखानी है, और वो इम्पैक्ट इवेंट हुआ है बिकॉज उसका हमें एविडेंस मिलता है, विच इज़ लाइक several thousand years old. सो ह्यूमन मेमोरी कैन, कलेक्टिव मेमोरी हज़ारों वर्षों तक, 10 हज़ारों वर्ष तक परसिस्ट हो सकती है, और ऐसा हमें दूसरे कल्चर्स में भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडोनेशिया में जो हॉबिट्स थे, होमो फ्लोरेंसिस, जो एटलीस्ट 10,000 वर्ष पहले एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी भी आज मेमोरी है वहाँ के कल्चर में, कि छोटे छोटे मनुष्य रहते थे जंगल में, जैसे कि कल ही दिखे थे, ऐसे बात करते हैं वो। सो ऐसी बहुत पुरानी मेमोरीज आज भी जीवित है कुछ कल्चर्स में, और हमारे कल्चर में अगर ये रिकॉर्ड हुआ है कि हमारे ऋषि मुनीज बहुत नॉर्थ तक जाते थे और वहाँ पर मेडिटेशन करते थे, डेफिनेटली पॉसिबल, क्यों नहीं? ओके, आई थिंक गिलगमेश में नोआज आर्क में एक महाफ्लड की बातें होती है। पहले पॉसिबल साइंस समझाओ, और फिर अगर ये फ्लड हुआ होगा, मनु की स्टोरी में भी एक फ्लड की बातें होती है। अगर आप दुनिया भर के इतिहास को स्टडी करें, फ्लड्स की बातें होती रहती है, जो शायद कॉमेट बेस्ड इम्पैक्ट की वजह से हो चुके हैं दुनिया भर। पहले इसका साइंस समझाओ और फिर पॉसिबल हिस्ट्री समझाओ। तो जितना भी मेजर कल्चर्स है विश्व में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब्राहमिक कल्चर है, या फिर हमारा जो कल्चर है, हमारा सबसे पुराना है, तो ये सारे कल्चर्स में एक फ्लड मिथ आता है। जैसे मनु का फ्लड बहुत ही पुराना फ्लड है, जो हर जगह पानी पानी हो गया और फिर बहुत सारे लोग मर गए। फिर ये अब्राहमिक कल्चर में भी जो फ्लड मिथ है, नोआज आर्क वाला, वो है। और फिर बैबिलोनियन असीरियन कल्चर में भी उसका एक मेमोरी है फ्लड का। तो हर जगह ऐसा मेमोरी है। आई थिंक इवन अगर आप लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जब जाएंगे, एज़टेक्स, इनकाज, मायाज और जो मिजो अमेरिकन कल्चर है, वहाँ पर भी ऐसा दिखता है कि कुछ फ्लड मिथ हुआ करता था। सो अगर ये सब सत्य है तो ये ग्लोबल इवेंट हुआ होगा। तो ग्लोबल इवेंट में नदियां नहीं होती है, ग्लोबल इवेंट में ओशन होता है। तो फ्लड मतलब सडन राइज ऑफ द ओशन लेवल्स। और अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसे फेज मिलते हैं जिसको बोलते हैं मेल्ट वाटर पल्सेस, जिसमें ओशन लेवल्स अचानक से कई मीटर से बढ़ जाता है। तो अगर आप एक कोस्टल सेटलमेंट में हो, अगर आपका सिटी जैसे मुंबई है, वो कोस्ट पर है, यहीं पर ओशन है, और अगर आज ऐसा मेल्ट वाटर पल्स होता है जिससे 10 मीटर अचानक से वो ओशन बढ़ जाए, तो मुंबई गायब, चेन्नई गायब, सारे कोस्टल सिटीज गायब, सैन फ्रांसिस्को गॉन, लॉस एंजलिस गॉन, न्यूयॉर्क गॉन, सब कुछ गायब। दैट इज अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो पूरे ह्यूमन मेमोरी में हमेशा रहेगा हजारों वर्षों तक। पर ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? दैट्स अ क्वेश्चन। तो ओशन लेवल्स राइज कब होते हैं? अचानक से, जब अचानक से जो आइस शीट्स है विश्व के, वो मेल्ट होते हैं अचानक से, सडन मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स, जिससे एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ वाटर अचानक से ओशन में रिलीज होता है। सडन मतलब क्या? सडन मतलब अचानक से ऐसा कोई इवेंट होता है जिससे बहुत सारा आइस, बहुत सारा बर्फ एक साथ एक ही समय में एसेंचुअली पिघल जाता है। तो दैट कैन ओनली बी आइडियली और मोस्ट लाइकली एक कॉमेट या एस्टेरॉइड इम्पैक्ट ऑन एन आइस शीट।
तो अगर एक कॉमेट का इम्पैक्ट होता है या फिर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट होता है, उससे हजारों न्यूक्लियर वेपन्स जितना एनर्जी एक साथ अचानक से रिलीज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। तो इससे बहुत सारा, अगर आइस शीट से किलोमीटर्स थिक एक साथ बहुत सारा मेल्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा फ्लड आएगा उस जगह लोकली, और फिर वो सारा पानी इवेंचुअली ओशन में ही जाएगा। उससे पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लैनेट में एक साथ कुछ ही घंटों में ओशन लेवल्स राइज हो जाएंगे अचानक से कुछ मीटर से। अगर 2 मीटर में बढ़ गया तो मुंबई जाएगा, सैन फ्रांसिस्को जाएगा, राइट? सो दैट इज अ मेल्ट वाटर पल्स। अगर आप पिछले 10-15 हज़ार वर्ष का जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुझे याद है कम से कम 2 मेल्ट वाटर पल्सेस आते हैं। Okay. अचानक सडन राइजेस ऑफ द ओशन लेवल्स बाय सेवरल मीटर्स, मे बी टेंस ऑफ मीटर्स। एंड और इनका मुझे एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी याद नहीं है कब हुआ था, लेकिन मोस्ट लाइकली वन ऑफ दीज is coincidental with the hypothesized Younger Dryas impact. 12,000 वर्ष के पहले आसपास। ओके, जिसमें बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हुए थे, उसकी वजह से ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहता है ग्राहम हैनकॉक। ओके, एक पारसी एक्सपर्ट आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि उन पारसीज में जैसे हमारे में महाभारत होती है, उनकी भी एक महाभारत होती है जो टोटली उस फ्लड पे बेस्ड है और उस फ्लड की कहानी पे बेस्ड है, और जिसकी वजह से पारसी कल्चर पूरी तरह से बदल गया उसके बाद, क्योंकि फ्लड बहुत टाइम तक नहीं रहा, 1 साल 2 साल आई थिंक तक रहा, और उसके बाद एक नए कल्चर की शुरुआत हुई। ये क्या हमारे साथ हो सकता है? मान लो अगर एक कॉमेट अर्थ के पास आ रहा है, कैन इट एक्चुअली हिट अस सडनली? फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत है इंग्लिश में, when you're looking up at the sky, you're not truly looking up at the sky, you're looking down into the universe. यानी कि पता भी नहीं कि क्या आने वाला है स्पेस से। अगर एक कॉमेट अर्थ पर गिरने वाला है तो क्या नासा, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को झट से पता चलेगा? एक मूवी आई थी इस पे, आई थिंक डोंट लुक अप नाम की। मान लो अगर एक कॉमेट गिरने वाला है अर्थ पर, मानव जाति को कितने टाइम में पता चलेगा और कितना टाइम मिलेगा हमें? एक प्रोग्राम है यूएस में जो जितने भी नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स है उनको मॉनिटर करता है, और उनका जो पूरा ऑर्बिट है उसको ट्रैक करता रहता है इन रियल टाइम, ताकि हमें मालूम पड़े कि 20-30 वर्ष में कोई ऑर्बिट किसी पत्थर का हमारे प्लैनेट के साथ इंटरसेक्ट होने वाला है कि नहीं। और आई थिंक एक वैलेंटाइंस डे एस्टेरॉइड ऐसा कुछ तो है जो कुछ 20-30 वर्ष में पॉसिबली इम्पैक्ट हो सकता है, पॉसिबली। उसका कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी पत्थर रहेंगे, स्पेस रॉक्स रहेंगे जिसका हमें पता नहीं है, तो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है और उसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसका 1% भी नहीं जानते एक्चुअली। सो द अननोन फैक्टर इज ह्यूज। बहुत सारे ऐसे रॉक्स है, कॉमेट्स है, आईसी बॉडीज है, केपर बेल्ट में, ऊट क्लाउड में, कहीं से भी आ सकते हैं। वी विल नेवर नो अबाउट दिस। इवन ओरिजिनली बहुत डार्क होते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए हमें बहुत सारे टेलीस्कोप्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। 24 घंटे स्काई को स्कैन करो, फिर भी उसमें से कुछ ही हमें मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी लाइकली, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और उनमें से एक ऐसा हो सकता है जो हमारे ऊपर, हमारे अर्थ के, हमारी पृथ्वी के ऊपर आके गिरे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इन्हें डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय डिपेंड्स ऑन द साइज। अगर एक 10 मीटर का एस्टेरॉइड गिरता है तो उसका इम्पैक्ट इतना कुछ रहेगा नहीं, मोस्ट लाइकली वो एटमॉस्फेयर में ही चल जाएगा। अगर 100 मीटर का है तो फिर वो तुंगुस्का जैसा इवेंट हो सकता है 1908 का, या फिर चेलियाबिंस्क का 2008 वाला इवेंट। क्या हुआ था 1908 में? 1908 में एक रीजनेबली बड़ा ऑफिस बिल्डिंग के साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया। वो ग्राउंड पर इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो हवा में एक्सप्लोड हो गया, और उसका एक्सप्लोजिव फोर्स इतना था कि कुछ 200-300 किलोमीटर के रेडियस तक पूरा का पूरा फॉरेस्ट फ्लैट हो गया। एटम बॉम्ब से बड़ा, मोर देन अ मेगाटन एटम बॉम्ब। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। 100 साल पहले हुआ था। हाँ, 1908 की बात है, तुंगुस्का, साइबेरिया। फिर 2008 में आई थिंक चेलियाबिंस्क में वो मीटियोर हुआ था, जो कितने लोगों ने वो डैश कैम्स में और वीडियोस में कैप्चर किया। वो भी एक एक्सप्लोजिव इवेंट था जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था जैसे कि 1908 वाला इवेंट, लेकिन उससे बहुत सारा डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट वेव, शॉक वेव। बहुत सारे बिल्डिंग्स में डैमेज हुआ, बहुत सारे ग्लास टूट गए, और कुछ लोग इंजर भी हुए, बट उसका इतना डिस्ट्रक्शन नहीं था जैसा तुंगुस्का वाला इवेंट था। सो टिपिकली जब एक रीजनेबल साइज का ऑब्जेक्ट आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो टिपिकली इट विल एक्सप्लोड इन मिड एयर, लेकिन अगर उसका साइज बियॉन्ड अ सर्टन
साइज है, मे बी किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो जाके गिरेगा अर्थ के ऊपर और इम्पैक्ट होगा। और उससे और भी जो इम्पैक्ट से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, उससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर उसका साइज सिग्निफिकेंट है तो पूरे प्लैनेट भर में उसका इफेक्ट हो सकता है। इससे एक्सटिंक्शन इवेंट भी हो सकता है। ओके, अभी फिर से हम वॉर के बारे में बात करेंगे। आपको क्या बात करना है, क्योंकि टाइमलाइन काफी ज्यादा जंबल हो गई है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। आई पर्सनली वुड लाइक टू नो एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री। सेपियंस फिर से खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स मेंशन्ड। ओके, क्योंकि आई फील कि कॉमेट्स के बारे में जानना जरूरी है हर किसी के लिए, ताकि उन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने का एक मौका मिले कि असलियत क्या है। आई थिंक सेपियंस में ही लिखा गया है कि द ट्रूथ अबाउट हिस्ट्री इज दैट यू विल नेवर नो द ट्रूथ अबाउट हिस्ट्री। मोर और लेस यस, you will know some versions of history, but not the actual truth. हमें सिर्फ पिछले शायद 1000 सालों की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता है। आप ये मानते हो? हाँ बिल्कुल। ओके, कि पिछले 1000 सालों की हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है किताबों में, वो सच है मोस्टली? नहीं, सच तो नहीं है। बहुत सारे मैनिपुलेशन से, बहुत सारे डिस्टॉर्शन से, कुछ सच भी है। ओवरऑल बिग पिक्चर क्रोनोलॉजिकली हम जानते हैं क्या हुआ, लेकिन उसके डिटेल्स में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, और स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे मैनिपुलेशंस और डिस्टॉर्शंस है। लेकिन द क्लोजर द हिस्ट्री इज द मोर यू नो अबाउट इट, क्योंकि हमारे पास और डेटा है। पता है, एंशिएंट इजिप्ट में जैसे पिरामिड्स हुए करते थे, कहा जाता था कि एंशिएंट इजिप्शियंस यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स द मॉडर्न वर्जन ऑफ अ पास्ट एंसेस्टर। अच्छा, यानी कि ये खुद मानते हैं कि शायद इजिप्शियन कल्चर 80,000 साल पुराना है, और सब कुछ देखे, फ्लड्स देखे, वार्मिंग पीरियड्स देखे, कूलिंग पीरियड्स देखे। इजिप्ट एक बहुत मिस्टीरियस सब्जेक्ट है और बहुत कम पता है उस सब्जेक्ट के बारे में। आप कुछ कहना चाहोगे इजिप्ट के बारे में? हाँ, इजिप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत स्पेसिफिकली इंटेंसली ग्लोबल लाइमलाइट में है, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इजिप्ट पर बहुत फोकस किया है और बहुत स्टडी किया है। वेस्ट मानता है कि जो सो कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इट ओरिजिनेट्स इन जुडिया, ओल्ड इजराइल, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। ये सब सोर्सेज है ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इजिप्ट को अपना एक सोर्स मानते हैं वो। इसके लिए उन्होंने इजिप्ट पर बहुत ध्यान दिया है, बहुत फोकस किया है, बहुत स्टडी किया है। देयर इज एन एंटायर साइंस कॉल्ड, एंटायर टॉपिक और फील्ड कॉल्ड इजिप्टोलॉजी। तो इसके कारण से इजिप्ट पर बहुत सारा प्रकाश गिरा है, और हम बहुत कुछ जानते हैं इजिप्ट के बारे में। स्पेसिफिकली अच्छे से टाइमलाइन हम जानते हैं कि कौन सी डायनास्टी किस समय आई, कौन सा पिरामिड किस समय रफली बना है, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत फोकस किया है उसके ऊपर। अगर आप इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का ईरा वो फेज देखेंगे, इट इज बिगर देन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, इट इज बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। उससे बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन स्टडीइंग दैट। बट इजिप्ट डेफिनेटली बहुत ही फैसिनेटिंग एक कंट्री है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है। अनफॉर्चुनेटली आज वो सिविलाइजेशन गायब हो चुका है। उसके सिर्फ हमें फिजिकल अवशेष दिखते हैं, लेकिन वो कल्चर नहीं है आज, वो भाषा भी नहीं है आज। तो और जो भी टेक्स्ट हो गए उनके जो लिखे हुए, उसका कुछ एक छोटा सा परसेंटेज ही हमारे पास आज है, बिकॉज ऑफ विच वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कब बनी थी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्फिंक्स है वहाँ पर, जो मनुष्य और सिंह का मिक्सचर है, राइट, कंपोजिट क्रीचर है। वो कितना पुराना है? अगर उसको देखेंगे आप, वो उस स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर आपको इरोजन के क्लियर अनमिस्टेकेबल निशान दिखेंगे। यानी कि उसके आसपास बहुत ज्यादा पानी था, पानी या फिर सैंड के फ्लो से भी पानी वाला ही इफेक्ट हो सकता है। उसमें बहुत क्लियर इरोजन का प्रोसेस हमें दिखता है, विच मीन्स वो बहुत ही पुराना है। मुझे लगता है इट मे बी मच ओल्डर देन द पिरामिड्स, लेकिन कितना पुराना है हम जानते नहीं, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल तो है नहीं जिसको हम कार्बन डेट कर पाए। यू कैन नॉट कार्बन डेट रॉक। तो उसका हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, मे बी 3000 वर्ष पुराना, मे बी 5000 वर्ष, मे बी आई डोंट नो हाउ मच, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इट मे बी मच ओल्डर देन द पिरामिड्स। पॉसिबिलिटी है, वी डोंट नो। मैंने डॉक्टर प्रभाकर को इसी शो पर पूछा था पिरामिड्स के पर्पस के बारे में। उन्होंने बेसिकली कहा कि अभी हमें पिरामिड्स के बारे में इतना कुछ पता है कि हम बिल्कुल जान नहीं सकते कि इनका पर्पस क्या था, कि बहुत सारी चीज़ें होती थी अंदर। पर एक प्रेयर हॉल है काफ़ी सारे पिरामिड्स में, नियर द टॉप। कुछ लोग मानते हैं कि ये एंशिएंट मेडिटेशन चेम्बर्स थे, एंशिएंट प्रेयर हॉल्स थे। कुछ जानते हो पिरामिड्स के बारे में? तो पॉपुलर इमेज ये है पिरामिड्स का कि ये जो इजिप्ट के महाराजा थे, फारोज, उनके
टूम्स थे ये, ऐसा सब मानते हैं। लेकिन सत्य यह है कि किसी भी पिरामिड में आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है। जितने भी फैरोज के जो मम्मीज मिले हैं हमें, वो अलग जगह पे मिले हमें, नॉट इन द पिरामिड्स। किसी भी पिरामिड में आज तक एक भी मम्मी नहीं मिला है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर उनका पर्पस क्या था? और हम जानते भी नहीं कि उसके अंदर, ये पिरामिड्स के अंदर कितने सीक्रेट पैसेजेस है, कितने सीक्रेट चेम्बर्स है। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मालूम पड़ा है कि सबसे बड़ा जो पिरामिड है, ग्रैंड पिरामिड, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिडन चेम्बर है, लेकिन वहाँ तक आज तक कोई जा नहीं पाया है। हाउ टू गो इनसाइड, उसको तोड़ के जा सकते हैं लेकिन तोड़ना नहीं है हमें, ऑब्वियसली वी वांट टू कीप इट इंटैक्ट। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनल हिडन चेम्बर है। वो क्या है, उसका पर्पस क्या है, कोई जानता नहीं है। और अगर आप पिरामिड्स का अलाइनमेंट देखेंगे, उसका इट इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरायंस स्वॉर्ड, ओरायंस बेल्ट, आई थिंक। ओरायन जो है ना कंस्टेलेशन स्काई में, उसका हिंदी में संस्कृत मुझे याद नहीं है, उस संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको ओरायन बोलते हैं। उसका जो बेल्ट है 3 स्टार्स वाला, वो ही एग्जैक्ट अलाइनमेंट है पिरामिड्स का। और आई थिंक पिरामिड्स में कुछ एक शाफ्ट हुआ करता था, जो अभी भी है। उससे अगर आप देखेंगे तो एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर यू कैन सी स्पेसिफिक स्टार्स। आई थिंक ओरायन इटसेल्फ, द कॉन्स्टेलेशन। तो कुछ तो सिंबोलॉजी है विच इज रिलेटेड टू द ओरायन कॉन्स्टेलेशन, लेकिन या एज यू से हम एग्जैक्टली उसका पर्पस जानते नहीं है। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिसमें आई डोंट नो कितना मैन पावर लगा होगा। हम जानते भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े पत्थर उतने ऊंचे तक कैसे लेके गए। उसका कोई साइन सिंबल कुछ भी नहीं है हमारे पास कि कौन सी टेक्नोलॉजी से उन्होंने इतने बड़े पत्थर, हंड्रेड्स ऑफ टन का एक पत्थर होता है, हंड्रेड्स ऑफ टन का, उसको वहां तक इतना ऊपर तक कैसे लेके गए, ये किसी को भी आइडिया नहीं है। सो इट्स अ बिग मिस्ट्री। शायद आज भी अगर आपको पिरामिड्स बनाने हो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, इंजीनियरिंग वाइज इट्स वेरी हार्ड। आई डोंट थिंक हमारे पास ऐसे मशीन्स और टेक्नोलॉजी आज है। हम कर सकते हैं, बट उसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मोस्ट लाइकली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, या 5000 साल पहले कैसे किया, वही तो हम जानते नहीं है। आपका गेस क्या है? मेरा गेस भी नहीं है, आई डोंट हैव अ गेस, आई डोंट नो। ओके, डू वी लीव इट एट दैट? आई गेस वी लीव इट एट दैट। इट्स अ ह्यूज मिस्ट्री, एनॉर्मस मिस्ट्री, कोई जानता नहीं है। या ओके, अपने मौत के बारे में पढ़ा है साइंटिफिकली स्पीकिंग? हाँ, क्या होता है मौत के समय? क्योंकि आई थिंक हाल ही में एक स्टडी निकली थी जहां कुछ लोगों ने खुद के मतलब ऑप्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जहां उनकी मौत डॉक्यूमेंट होती है एक स्कैनर के थ्रू, और ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मौत के तुरंत पहले। लाइफ फ्लैशेस बिफोर योर आईज, कहते हैं कि डीएमटी बहुत ज्यादा रिलीज होता है आपके ब्रेन में पीनियल ग्लैंड के थ्रू। क्या है साइंस ऑफ डेथ, क्या है? साइंस ऑफ डेथ के बारे में एविडेंस बहुत स्केची है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस आता है फ्रॉम द पीपल जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हार्ट फेल हो गया और 20 मिनट तक वो उनका हार्ट एक्टिविटी नहीं था, और फिर उनको इमरजेंसी रूम लेकर गए, उसका हार्ट को रीबूट किया थ्रू द इलेक्ट्रिक शॉक्स, डीफाइब्रिलेशन का जो प्रोसेस है उसे, एंड ही वाज ब्रॉट बैक। ऐसे जो लोग हैं जो एक्सटेंडेड टाइम तक जीवित नहीं होते हैं बट लेकिन वापस आते हैं, मेनी ऑफ दिस पीपल वो ऐसा कहते हैं कि वो कहीं और चले गए थे और फिर उनको वापस बुलाया गया टू द बॉडी। तो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है बहुत सिमिलर होता है हमेशा, कि देर इज सम काइंड ऑफ अ टनल, डार्क टनल, बट देर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड देर इज पीस, देर इज जॉय, देर आर फेमिलियर फिगर्स देर, तो एंड यू वांट टू गो देर, बट इन सम केसेस यू आर पुल्ड बैक फ्रॉम देयर। और ये स्टोरी बार बार रिपीटेड होती है अमंग मोस्ट पीपल हु रिमेंबर दिस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो ये एक ट्रेडिशनली रिकॉर्डेड चीज़ है जो बार बार हर कल्चर में आपको यही स्टोरी मिलती है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब कुछ रिसेंटली कुछ लोगों ने ऐसा किया कि किसी की मृत्यु हो गई और उनका ब्रेन ऑलरेडी वायर्ड अप था थ्रू इलेक्ट्रोड, सो दे वर एबल टू रिकॉर्ड द ब्रेन एक्टिविटी, और अचानक से व्हेन द पर्सन इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग या फिर डेथ हो रही है, तब बहुत ही हाइटेंड ब्रेन एक्टिविटी का रिकॉर्ड हुआ। सो टिपिकली लोग बोलते हैं कि व्हेन यू आर डाइंग यू सडनली हैव दिस फ्लैशबैक ऑफ फास्ट रिप्ले ऑफ ऑल योर मेजर लाइफ इवेंट्स। तो उस जो ब्रेन स्कैन हुआ था उसमें इट काइंड ऑफ कोरोबोरेटेड दिस काइंड ऑफ वर्जन ऑफ इवेंट्स कि ये ब्रेन एक्टिविटी इज वेरी हाई, मतलब मे बी यू आर गोइंग थ्रू द एंटायर लाइफ इवेंट्स बिफोर यू पास अवे। तो या इट्स काइंड ऑफ बीन कोरोबोरेटेड रिसेंटली। मेजर जेकब ने भी इस शो पर कहा था, उनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट किया जहां उन्होंने वो
नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। अच्छा उन्होंने कहा कि टाइम डायलेशन हुआ उनके साथ। अच्छा उन्हें लगा कि अभी खत्म हो गई उनकी मृत्यु, क्योंकि एक टेररिस्ट की गन पॉइंटेड थी उन पर। और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया उस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन फॉर इंडियन आर्मी, बट कहा था कि उन्हें सच में लगा कि अब मर गए, इट्स डन। और उस मोमेंट में बहुत कुछ हुआ उनके साथ। उस मोमेंट के बारे में बताया पॉडकास्ट पर, बस टाइम डायलेशन के बारे में बताया। आई नो, यानी कि टाइम का एक्सपीरियंस बदल गया उनके लिए, जो हमने आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में बात की थी टाइम डायलेशन के बारे में, पता नहीं कहाँ बट की थी हमने। हमने बहुत किए पॉडकास्ट। तो ये अलग है, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है, ये अबाउट टू डाई एक्सपीरियंस है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब यू आर फिजिकली ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग ऑलरेडी, आपको गोली लग चुकी है, आपका खून जा रहा है और आप ऑलमोस्ट मर चुके हो, दैट इज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये जो मेजर जैकब ने जब बता रहे हो, दैट इज एन अबाउट टू डाई एक्सपीरियंस, कि अभी भी एनी टाइम बुलेट आ सकता है। सो उसमें क्या होता है, व्हेन समथिंग हैपन्स, अचानक से टाइम स्लो हो जाता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। एक बार मैं बहुत वर्षों पहले जब मैं स्टूडेंट था, मैं दो मित्रों के साथ एक रिक्शा में था। आई वॉज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गोइंग बैक टू द यूनिवर्सिटी, और एक ट्रक से हमारा कोलिजन हुआ। So I could see the truck coming and there was nothing that can stop it. कोई इसको रोक नहीं सकता, और ये पूरा स्लो मोशन में हो रहा था। और फिर it hit the auto. Nobody was hurt, thankfully. But the entire event happened over a very extended period of time. ऐसा लगा पूरा स्लो मोशन में हो रहा है। So when something like this happens, I don't know, कुछ तो हमारे मेंटल फ्रेमवर्क में कुछ चेंज होता है कि भाई ये आखिरी अंतिम क्षण है जीवन के, इनको एक्सटेंड करो। एड्रेनलिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, फाइट और फ्लाइट। आई थिंक उसके बाद अगर आप बच गए तो अचानक से धक होता है हार्ट में। आई थिंक ये मैंने एक नैट जियो शो पर देखा था, वर्स्ट केस सिनेरियो नैट जियो शो की। मान लो आपके पीछे कुछ ब्लास्ट हुआ, आपको ऑब्वियस इंस्टिंक्ट है कि आप उस तरफ भागोगे, ब्लास्ट से दूर भागोगे, पर आपकी भागने की स्पीड एक ओलंपिक रनर जितनी बन जाती है उस फेज में, एड्रेनलिन के रश की वजह से। मतलब अगर इफ योर लाइफ इज ऑन द लाइन, आप सुपर ह्यूमन बन जाते हो, क्योंकि बॉडी खुद को पुश करती है। तो शायद सुपर ह्यूमन बनने का एक और एस्पेक्ट ये है कि टाइम डायलेशन। जैसे अगर आपने मक्खी को मारने की कोशिश करी, मक्खी आपके हाथ को तुरंत देख लेती है और उड़ जाती है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, शायद एक मक्खी के पर्सपेक्टिव से टाइम स्लो है। अगर आप देखेंगे बिल्ली और सर्प, स्नेक, उनका रिएक्शन टाइम अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली के सामने सांप आता है तो बिल्ली उसको खड़े होकर देखेगी, और सांप उसको डसने जाएगा तब उसको वैक करके मार देगी। तो दैट इज ऑल्सो मे बी द कैट ऑल्सो फील्स दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि मैं मरने वाली हूँ या मरने वाला हूँ, मारो। मे बी इट हैपेंस इन स्लो मोशन फॉर हिम। हर स्पीशीज के लिए टाइम अलग है। जैसे कि एक कुत्ते के लिए 1 साल मतलब एक 7 साल का पीरियड। डॉग ईयर्स, ये डॉग ईयर्स, यस। ओके, कमिंग बैक टू दिस, पता है जब मान लो किसी ने आपकी गर्दन काटी, तो आपके सर में कहा जाता है कि 30 सेकंड तक आपका कॉन्शियसनेस रहता है, आपको पता रहता है कि शिट, किसी ने मेरी गर्दन काट दी, मेरा सर अब वहां गिर चुका है। फिर 30 सेकंड बाद आपकी मौत होती है। क्या हो रहा होगा उस सर में? आई एम श्योर, देखिए इट डिपेंड्स। अगर एक बहुत ही शार्प ब्लेड से बहुत रैपिड ब्लो से डिकैपिटेट किया तो डेफिनेटली कॉन्शियसनेस रहेगा। टिपिकली क्या होता है कि किसी की गर्दन कट जाती है फॉर वॉट एवर रीजन, और ये ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से होता है या फिर बहुत वायलेंटली होता है, तो बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा ऑन द स्पाइनल कॉर्ड आपका जो कॉन्शियसनेस है वो चला जाएगा, एंड देन यू विल नॉट रियलाइज व्हाट हैपेंड। लेकिन अगर बहुत ही शार्प ब्लेड से बहुत रैपिड स्ट्रोक से अगर डिकैपिटेशन होता है तो ब्रेन को मालूम नहीं पड़ेगा, एंड देन द ब्रेन विल रिमेन कॉन्शियस एज लॉन्ग एज देयर इज ब्लड प्रेशर एंड देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन। उसके बाद यू विल गो इनटू अ डिफरेंट स्टेट, आई एम श्योर, और फिर इवेंचुअली डेथ होगा, बिकॉज देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम अ डिकैपिटेशन। बट डेफिनेटली आई थिंक कुछ लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए, हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, और उसके बाद जब ये गियोटीन नाम का उनका वो इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो सर काटते थे, वो बहुत शार्प ब्लेड था, बहुत रैपिड ब्लो था, सो यू कुड डिटैच द हेड एंड पुट इट ऑन अ ब्लॉक और समथिंग, एंड आई थिंक आइज चलती रहती थी कुछ समय तक के लिए, और उसको उसका नाम से बुलाएंगे तो आपकी तरफ देखेगा भी। आई थिंक ऐसा उन्होंने कुछ अजीब से डॉक्टर्स ने ये काम किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मुझे याद नहीं है डॉक्टर का नाम, लेकिन ये सो क्लियरली कॉन्शियसनेस थोड़े समय के लिए परसिस्ट करती है एज लॉन्ग एज देयर इज सम ब्लड प्रेशर इन द ब्रेन एंड ऑक्सीजन इज स्टिल अवेलेबल। उसके बाद कॉन्शियसनेस चली जाएगी, फिर वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा, एंड मे बी यू विल गो इनटू द टनल, टू द लाइट।
जब मैं 20 साल का था मैं जिमिंग बहुत ज़्यादा करता था, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाता था। फिर मुझे मेरी कॉन्शियंस से आवाज़ें आने लगी कि इतना ज़्यादा नॉनवेज, क्योंकि मैं लिटरली हर दिन 4 बार हर तरह की मीट खाता था। दिन के 30 अंडे 40 अंडे वो मेरे बेसिक्स होते थे, और उसके ऊपर चिकन खाता था, मटन खाता, सब कुछ, फिश, एवरीथिंग। तो हर दिन अंदर से आवाज़ आ रही थी कि अभी कम करो। तो मैं एक चिकन की शॉप के यहाँ गया जहाँ चिकन को मारते, और पता है जब चिकन का सर काटता है तो यूजुअली एक कवर रख देते ताकि पब्लिक को नहीं दिखे। मैंने कहा कि कवर हटाओ, मुझे देखना है। और मैं बस आधे घंटे के लिए खड़ा रहा वहाँ कि यार मैं अभी ये खाने वाला हूँ, मैं डेथ को खाने वाला हूँ। तो मैं सोचा कि 13,000 साल पहले जब हम हंटर गैदरर्स थे और कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई, तब एक इंसान को मारने से पहले वो मर्डरर क्या सोचता होगा? क्या लग रहा है आपको? अब ये तो सोचना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जब ये होता है कि या तो मैं नहीं या तो तू नहीं, इट्स आइदर मी और यू। अब उसमें यू हैव टू वैल्यू योर लाइफ फर्स्ट। तो उसमें आई थिंक सोचना नहीं पड़ता है। आई सपोज जो whoever succeeds will not think, I suppose I have to survive, या तो मैं मर जाऊंगा या तो फिर वो मरेगा, so better you than me. I think that is one thing. अगर आप एक वॉरियर हो, आप एक आर्मी के एक हिस्से हो और आपको वॉर करना है, तो यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज। या फिर इफ यू आर डूइंग अ बैड थिंग, टेल योरसेल्फ योर गॉड इज टेलिंग यू टू डू इट। ये सब बुरे लोग हैं, दे डिजर्व टू डाई। तो I think you have to find some justification. Okay. If you are a killer, if you are a soldier. आर्मीज बने क्यों? आर्मीज बने क्यों? Yes. आर्मीज इसके लिए बने ताकि आप और रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ला सके। रिसोर्सेज मीन्स टेरिटरी, और उस टेरिटरी में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चरल लैंड, पीपल, एनिमल्स, ये सब रिसोर्सेज है जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर एनर्जी, लाइक आई सेड, फॉर वॉरफेयर एंड एटसेट्रा। पर एक राजा रिसोर्सेज चाहेगा क्यों? ऑलरेडी एक राजा है। ह्यूमन ग्रीड, बेसिकली ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन फियर भी है। मेरे पास इतने रिसोर्स है, मेरे बाजू वाले के पास और रिसोर्सेज है, वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके मेरे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा। सो लेट मी गो एंड इन्वेड हिम इंस्टेड ऑफ हिम इन्वेडिंग मी। और अगर मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत रिसोर्सेज है और आजू बाजू और रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो क्यों नहीं मैं ले लूँ? ये ग्रीड है। सो ऑन वन साइड देयर इज फियर, ऑन वन साइड देयर इज ग्रीड, और भी बहुत सारे और इमोशंस होंगे। ओके, 13,000 साल पहले क्या हो रहा था? सेम लॉजिक कि यार बाजू वाला, मतलब वो वाला गांव शायद मेरे से ज्यादा अमीर है और एक दिन हमसे चीजें छीनेगा। बेसिकली लॉजिक यही है। बेसिकली ह्यूमन एक्सपेंशन का लॉजिक यही है। ओके, मोर रिसोर्सेज, मोर टेरिटरी। उसके बाद क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन कल्चर। अब मैंने इसको पराजय कर दिया, इसको हरा दिया, इसके रिसोर्सेज मेरे कब्जे में हो गए, अब मैं वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ क्या करूँगा? दैट डिपेंड्स ऑन योर कल्चर। ओके, या और डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ हिस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, ये डिसीजंस अलग होते हैं। यस। ओके, भारत ने भी ब्रूटैलिटी देखी है। भारत की ब्रूटैलिटी के बारे में कुछ बताइए, अदर देन जस्ट इन्वेजन्स। इन्वेजन्स आई थिंक एक फर्स्ट लेयर है, पर आई एम श्योर कि भारत की हिस्ट्री को अगर हमने स्कैन किया तो इंटर स्टेट वॉर्स भी बहुत सारे सिविल वॉर्स हुए हैं। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आज भारतीय एक दूसरे को भाई की तरह देखते हैं। मतलब अगर मान लो एक राजस्थानी एक तेलुगु आदमी से जापान में मिला तो भाईचारा फील होता है कि यार आप भी भारत से हो। पर 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। क्यों? तो भारत का जो इतिहास है वो साइक्लिकल इतिहास है। कुछ समय पर ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा ये सब कॉन्टिनेंट एक ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नीचे यूनिफाई हो गया। फॉर एग्जांपल मौर्य साम्राज्य, फॉर एग्जांपल कुषाण साम्राज्य, फॉर एग्जांपल गुप्ता साम्राज्य, फॉर एग्जांपल ललितादित्य मुक्तपीड़ का कारकोटा डायनेस्टी, या फिर सदर्न इंडिया में चोला साम्राज्य। इन सब साम्राज्यों के अंडर भारत मोरलेस यूनिफाई हो गया था। तो ये साइक्लिकल टाइप। और ये सब वायलेंट कल्चर्स थे? नहीं, बट लेकिन उनका एक्सपेंशन तो वायलेंटली ही हुआ। फॉर एग्जांपल मौर्य डायनेस्टी कैसे पैदा हुआ? उसके पहले जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डायनेस्टी था वो नंद डायनेस्टी था, महापद्मनंद का डायनेस्टी, और उसके 7-8 डिसेंडेंट्स थे। ये बहुत क्रूर किंग्स थे, बहुत पावरफुल थे। उनसे अलेक्जेंडर हार गया था, बहुत पावरफुल थे।
लेकिन बहुत क्रूर थे और बहुत ही ग्रीडी थे, बहुत हाई टैक्सेशन करते थे भारत के लोगों पर, और सब वेल्थ अपने मज़े के लिए रखते थे वो। तो फिर क्या हुआ कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा कि भाई इनको मुझे हटाना है। तो उसने एक नए लड़के को अपने विंग्स में लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य उसको, और फिर उन्होंने सिविल वॉर किया, नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया बट अगेंस्ट द एम्पायर, अगेंस्ट द स्टेट। और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे नंद एम्पायर को पराजय कर दिया, हरा दिया, और मौर्य साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब मौर्य साम्राज्य इनिशियली इतना बड़ा नहीं था, नॉर्दर्न इंडिया में था कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन फिर चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसर आया, बिंदुसर के बाद अशोक आया। अब हम जानते हैं अशोक ने क्या किया, कलिंग वॉर, उसने कलिंग पर बहुत बड़ा आक्रमण किया, एटलीस्ट 1 लाख लोग मरे उसमें, सोल्जर्स। और फिर इवेंचुअली बड़ा साम्राज्य को बनाने के बाद उसने कहा कि भाई अब मैं धर्म की बात करूंगा, धम्मा। सो हर कोई एक्सपांशन फोर्स से ही होता है, लेकिन अब आप अपने विजय हासिल की उसके बाद आप क्या करोगे, दैट डिपेंड्स। सो इंडिया में हमेशा ये रूल था कि यू विल नेवर टच सिविलियंस। आप वॉर करोगे, आप उसको हराओगे बाजू के राजा को, लेकिन आप सिविलियंस को कभी टच नहीं करोगे, दे विल ऑलवेज बी अनमोलेस्टेड। और ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में है कि एक फील्ड पर वॉर चल रहा है, बैटल चल रहा है, बाजू के फील्ड में फार्मर अपना काम कर रहा है, खेती कर रहा है, नोबडी विल टच हिम। तो देयर वर सम एथिक्स एंड सम मोरल्स ऑफ वॉरफेयर जो फिर पिछले 1000 वर्ष में गायब हो गए बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स एंड फॉरेन वेज ऑफ डूइंग वॉरफेयर। तो ऐसा एक क्रिटिसिज्म मिलता है हमको राजपूतों का कि दे वर वेरी नोबल, वो रूल्स में मानते थे लेकिन तुर्क रूल्स में मानते नहीं थे। सो दैट्स व्हाई द राजपूत्स दे वर डिफीटेड टू सम एक्सटेंट, द क्रिटिसिज्म इज वैलिड। सो बिकॉज राजपूतों ने सोचा कि ये तुर्क भी हमारे जितने ही सिविलाइज्ड है, इसके लिए इवेंचुअली हम हार गए। बट इन इंडिया देयर वर वेरी क्लियर रूल्स, बहुत क्लियर नियम थे कि हम किस प्रकार से युद्ध करेंगे और क्या चीज़ें हम युद्ध में नहीं करेंगे। और कई जगहों पर ये जो नियम थे उनका उल्लंघन भी होता था। महाभारत में ही आप देख लीजिए, पांडवों के जो बच्चे थे, पुत्र थे, उनकी हत्या की गई रात में। तो ये सब होता है, बट इवेंचुअली ओवरऑल बिग पिक्चर रूल्स वर देयर एंड द सिविलियंस वर नेवर टच्ड। हमने अशोका की बात करी, चंद्रगुप्त मौर्य की बातें करी, कोई ऐसे रूलर है आपके अकॉर्डिंग जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे पर हिस्ट्री ने उनको थोड़ा सा वाइट वॉश कर दिया? अशोक थे। अशोक काफ़ी ब्रूटल थे। अशोक बहुत ही महान चक्रवर्ती सम्राट थे, एम्परर थे, बहुत महान थे, यू कैन नॉट डिनाई हिज ग्रेटनेस, लेकिन वो बहुत क्रूर थे। तो अगर आप भारत में रहते थे उस समय 2500 वर्ष पहले, और अगर आप पाटलिपुत्र में नहीं रहते थे, आप दूर रहते थे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा था। जितना आपका प्रॉक्सिमिटी था एम्परर से, उतना आपका डेंजर था। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ वेरी क्रूअल वायलेंट पर्सन, बहुत ही पैरानॉइड थे वो। जो कोई भी उनको अपोज करता था उनके ऊपर वो बहुत बड़े अत्याचार करते थे। एक रिलीजियस पंथ था आजीविक नाम का, तो उनसे वो नाराज़ हो गए, तो कुछ 10-20 हज़ार आजीविकों की हत्या करवा दी उन्होंने। और फिर उनके अपैरेंटली 100 भाई थे, उन सबको मार दिया उन्होंने टू कम टू पावर। एक्चुअली वो क्राउन प्रिंस नहीं थे, अशोक क्राउन प्रिंस नहीं थे, उनका एक और कोई भाई था दूसरा जो नेक्स्ट एम्परर बनने वाला था आफ्टर बिंदुसर। अशोक तो गांधार के गवर्नर थे एक समय, जहां उन्हें करीना कपूर मिली, सॉरी। तो उनके पिताजी ने उनको गांधार भेजा था, वहां के एम्परर तक्षशिला तक्षशिला के रीजन में। अब उनके पिताजी के मृत्यु के बाद वो वापस आए और उन्होंने अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी, मोस्ट भाइयों की, और फिर वो एम्परर बन गए। और फिर उन्होंने बहुत सारे और मिलिट्री कैंपेन्स किए। सबसे फेमस तो वो कलिंगा वाला कैंपेन है उड़ीसा में। तो वो स्वयं बहुत क्रूर थे। एज अ ह्यूमन बीइंग ही वाज अ क्रूअल पर्सन, लेकिन एज अ एम्परर ही वाज ग्रेट, क्योंकि उनके समय में भारत का प्रॉस्पेरिटी लेवल बहुत बढ़ गया, गवर्नेंस बहुत अच्छा था, but he was a cruel person. He was good for the majority of India, but individually he was cruel. ऐसा भी हो सकता है। Okay. शायद एक आखिरी सवाल है आपके लिए। Going back to महाभारत रामायण narratives. चलो रामायण की बातें करते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे कल्चरल एक्सपर्ट से शो पर पूछा, जैसे वानर सेना की बातें होती है, और सेपियंस में वो इंडोनेशियन क्या था,
हॉबिट्स, होमो फ्लोरेंसिस. होमो फ्लोरेंसिस कहा जाता है कि लास्ट होमो फ्लोरेंसिस बिकम्स एक्सटिंक्ट 13,000 BC में, और 30,000 BC में एक्सटिंक्शन ऑफ निएंडरथल्स लिखा गया है. रफली. ओके. या क्या वानर सेना भी एक ऐसी सबसेक्ट थी? ये अच्छा प्रश्न है और हमारे पास स्पेसिफिक एग्जैक्ट आंसर नहीं है. अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमें और कोई स्पीशीज मिला नहीं है भारत में अपार्ट फ्रॉम इन द लास्ट 20-30,000 ईयर्स, अपार्ट फ्रॉम होमो सेपियंस. उसके पहले हमें होमो इरेक्टस या होमो हैबिलिस के अवशेष मिले हैं, बट दैट इज मोर देन 100,000 ईयर्स अगो, मोर देन 1 लाख वर्ष से पहले आज से. तो पिछले 70,000 वर्ष में अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको सिर्फ होमो सेपियंस के अवशेष मिलेंगे इन डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया. आपको किसी और स्पीशीज के अवशेष नहीं मिले हैं. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्वेशनल हार्ड एविडेंस के रिकॉर्ड को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि होमो फ्लोरेंसिस या होमो निएंडरथालिस भारत में होगा और वो वानर सेना के दे वुड हैव बीन द वानर सेना. एविडेंस तो नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल कि हमने देखा नहीं है, हमने ढूंढा नहीं है, क्योंकि ASI कुछ काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है. सो देर इज सो मच आर्कियोलॉजी दैट इज नॉट बीन डन इन इंडिया. आई थिंक 99% ऑफ इंडियाज आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड इज कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड, अनरिकॉर्डेड, अनएग्जामिन्ड. तो अगर हम और जाके ढूंढेंगे और आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशंस करेंगे और स्टडी करेंगे तो क्या पता कुछ मिले हमें. लेकिन आज एविडेंस नहीं है. तो आज के एब्सेंस ऑफ एविडेंस से मैं कह सकता हूं कि वी कैन नॉट से whether it is Neanderthals or Homo florensis, but as we know, the absence of evidence is not evidence of absence. Okay. पिछले पॉडकास्ट में हमने पॉडकास्ट को स्टॉप किया था वो सेटलमेंट्स के मोमेंट पर, which is roughly about the same time. 12,000 years ago, agricultural revolution happens, जहाँ इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी. Domestication of plants and animals. 5,000 साल पहले इस बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट किंगडम, स्क्रिप्ट्स एंड मनी, पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स. दिस इज अ वेरी वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव. जो श्री हरारे है उनका पर्सपेक्टिव वेरी क्लियरली यूरोसेंट्रिक है. 12,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर नहीं हुआ था, 17,000 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उसको इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया है. पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स हैव बीन अराउंड फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर्स. बिकॉज क्या होते हैं पॉलीथियस्ट? मतलब मल्टीपल गॉड्स, मल्टीपल डीटीज, नॉट जस्ट वन गॉड. Our culture is at least 10,000 years old. We have the archaeological evidence for that. So once again, he is ignoring that. Okay. हाँ, फिर यहाँ से इन्वेंशन ऑफ कॉइनेज, ये सब, हान एम्पायर, 1400 years ago birth of Islam, 500 years ago scientific revolution, 200 years ago industrial revolution, और फिर प्रेजेंट और फ्यूचर. प्रेजेंट, ह्यूमंस ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ प्लैनेट अर्थ, मून पर चले गए. Nuclear weapons threaten the survival of humankind. Yeah. Organisms are increasingly shaped by intelligent design rather than natural selection. मतलब? I don't know. Yeah, if we look at dog breeds, we are shaping that. Okay. मतलब हम अभी बायोलॉजी को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं. सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनका, तो वी आर क्रिएटिंग सर्टेन ब्रीड्स. प्लस आपस में भी न्यूरालिंक, ये सब. हाँ, इवेंचुअली वी विल बी एट दैट स्टेज. ओके. द फ्यूचर शायद ये पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट है. इंटेलिजेंट डिजाइन बिकम्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. सेकंड, फर्स्ट नॉन ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स. थर्ड, होमो सेपियंस रिप्लेस्ड बाय सुपर ह्यूमंस. ओके. तो इनके ये प्रेडिक्शंस या स्पेक्यूलेशंस है, क्या होगा हम जानते नहीं है. आई थिंक अभी तक हमने सिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स नहीं बनाए हैं, विच मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स from chemicals, from biochemicals. आज तक I don't think ऐसा हुआ है, but eventually I suppose होगा. If that happens, then we will have the power to create life. So eventually, once we understand बायोकेमिस्ट्री प्रॉपरली, जेनेटिक्स प्रॉपरली, हम ये शायद कर पाएंगे क्रिएटिंग सिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स. होमो सेपियंस का अगर हम इवोल्यूशन देखेंगे, अगर हम वही बायो हैकिंग को अगर हम परफेक्ट कर पाएंगे, अगर हम न्यूरो हैकिंग को परफेक्ट कर पाएंगे, और अगर हम अपने DNA और जेनेटिक कोड को प्रॉपरली समझ पाएंगे, तो हम शायद अपने फ्यूचर को भी शेप कर पाएंगे. वी मे बी एबल टू बिकम साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स, इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर्स विथ ह्यूमन बॉडीज एंड माइंड्स, और शायद जेनेटिकली भी हम अपने आप को सुपीरियर बना पाए. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है राइट नाउ. एक बड़ा
फिल्टर आ सकता है विच इज वॉरफेयर. अगर विश्व में बड़ा युद्ध हो गया तो सारा टेक्नोलॉजी गायब हो जाएगा. सो दैट इज ऑलवेज अ डेंजर. फर्मी पैराडॉक्स है कि कहाँ है सारे एलियंस, और उसमें एक थियरी है कि देर आर सर्टन फिल्टर्स दैट दे गो थ्रू, द ग्रेट फिल्टर्स, कि आपका सिविलाइजेशन अप टू अ सर्टन लेवल एडवांस हो सकता है, बाद में आप अपने आप को नष्ट कर दोगे. देयर इज अ फिल्टर दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर एनी सफिशिएंटली एडवांस सिविलाइजेशन, क्योंकि आप अगर इतने एडवांस होगे तो आपके पास एनर्जी डिप्लॉयमेंट के बहुत भयानक तरीके होंगे आपके पास, which can destroy everything. So I think that is one theory that's there कि Fermi paradox है कि aliens कहाँ पर है. I think after a certain stage every civilization destroys itself and goes back to almost the beginning. तो ये एक possibility है, and it is something that can confront us also. Okay. पिछले पॉडकास्ट में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करी, ह्यूमनॉइड्स, साइबॉर्ग्स के बारे में कुछ डिस्कस किया. यूटोपिया नाम का एक शब्द होता है, डिस्टोपिया और यूटोपिया, और कहा जाता है कि ह्यूमन स्टोरी विल गो टुवर्ड्स वन ऑफ द टू. डिस्टोपिया मतलब अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, जहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खाना छीन रहे हैं एक दूसरे से, पर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे वो मैड मैक्स में दिखाया गया. दैट इज डिस्टोपिया. Yes. स्टार वॉर्स इज ऑल्सो सम लेवल ऑफ डिस्टोपिया शायद. यूटोपिया यानी कि मशीन्स ने हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान बना दी है कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई खुश है, हर किसी के पास खाना है, हर किसी की भूख शायद मिट चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो खाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस खुश है, आपस में जी रहे. क्या ये पॉसिबल है? यूटोपिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ये शब्द का कॉइनेज किया था थॉमस मोर ने, जो एक कैथलिक प्रीस्ट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेनरी द एट्थ इन इंग्लैंड. तो यूटोपिया मतलब आइडियल सोसाइटी, जहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स चले गए हैं, सब कुछ हारमोनियसली चल रहा है. अब देखिए, ह्यूमन नेचर इज़ नॉट यूटोपियन. ह्यूमन नेचर में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, और कुछ लोगों में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं. और अगर आप पिछले 10,000 वर्ष का हिस्ट्री देखेंगे, इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर. देर आर ऑलवेज ग्रेट पीपल, ग्रेट मैन हु कम, जो आते हैं और फिर सब कुछ कब्जा करने की कोशिश करते हैं. ये बार बार होता रहता है. तो देर इज नथिंग दैट विल स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर. तो हम यूटोपिया की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. सतयुग, हाँ, हमारे कल्चर में भी सतयुग की बात आती है कि सतयुग होगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग. अब हम कलयुग में हैं. जितना भी एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इज गोइंग रॉन्ग. तो अगर हमारा जो हिस्टोरिकल साइकिल की जो बात है वो अगर सच है, तो नेक्स्ट सतयुग आएगा वापस. अगर आएगा तो मैं मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं होगी. आई वुड लाइक एवरीबडी टू बी हैप्पी, बट मैंने जितना हिस्ट्री देखा है उसमें आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि वॉट एवर हिस्ट्री वी हैव स्टडीड इज वेरी नेगेटिव हिस्ट्री. वॉर, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर. ओके, पर अगले 20 साल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से, एआई की वजह से. तो नो वन बेसिकली नोज. हम सिर्फ हिस्ट्री को जान सकते हैं. That's it. कुछ साइनिंग ऑफ नोट्स है इस पॉडकास्ट के लिए? साइनिंग ऑफ नोट में यही कहूंगा कि बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक. आई नो दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी डार्क, लेकिन इट डजंट मीन कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे. आई थिंक अगर हम सब लोग साथ मिलकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, देन वी कैन मेक सोसाइटी मच मोर पॉजिटिव देन व्हाट इट इज. अगर आप दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स है, क्लैशिंग कल्चर से, आई थिंक एक रे ऑफ होप अगर विश्व में है तो वो है इंडियन कल्चर, बिकॉज इंडियन कल्चर इज अबाउट पीस. इट्स अबाउट अर्थ मीन्स द राइट वे ऑफ लिविंग एंड ऑल दैट. तो आई वुड लाइक इंडिया टू राइज अगेन जियो पॉलिटिकली. अगर हम राइज होंगे तो हम शायद अगर वी बिकम द प्रीडोमिनेटिंग कल्चर, आई थिंक द वर्ल्ड मे बी अ बेटर प्लेस. तो आई एम होपफुल. अगर सतयुग आता है तो मैं बहुत खुश होगा. So I would like to see something like that happen. So मैं सबसे कहूँगा मैं सबसे यही कहता रहता हूँ, प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड्स. आप मीडियोक्रिटी में मत रहिए. डोंट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी, डोंट एक्सेप्ट चलता है. ट्राई टू बी बेटर. Try to be the best version of yourself. Try to move towards Satyug. Yes. Yes. Okay. While knowing the Kalyug is all around you. Yes. Okay, AC sir, thank you. ये था हमारा 2-part special. मुझे इस तरह के पॉडकास्ट में बहुत मजा आता है जहाँ कोई टॉपिक नहीं, हम बस बात कर रहे हैं. हाँ. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच. आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दैट. थैंक यू सर. तो दोस्तों, ये था पार्ट 2 ऑफ आवर हिस्ट्री स्पेशल विद AC. बहुत टाइम बाद इस इंसान के साथ एक हिंदी पॉडकास्ट किया हमने, हिंदी कॉन्वर्सेशन करी है. बहुत सारे हिंदी कॉन्वर्सेशंस करने हैं AC के साथ.
बस बताइए कि आपको अच्छा क्या लगा ये वाले कॉन्वर्सेशन में. थोड़े साइंस के एंगल्स ले लिए हमने, थोड़े वॉर के एंगल्स ले लिए. प्लीज इस एपिसोड के क्लिप्स ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. पॉडकास्टिंग का कल्चर बढ़ाइए हमारे देश में. जितना ज़्यादा पॉडकास्टिंग का कल्चर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मेरी बैंक अकाउंट की साइज हो जाएगी. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. उतनी ज़्यादा भारत की तरक्की होगी. लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज. जय हिंद. ACN RA will be back soon. नमस्कार. लव यू.